मेरे डिवोर्स के 3 साल बाद एक रियूनियन पार्टी में मैंने अपने सभी दोस्तों को शादी का इनविटेशन दिया। मेरी एक्स वाइफ मुझे देखते ही एक बच्चे को गोद में लेकर मुझसे भिड़ गई। उसकी आंखें तुरंत भर आई। हबी, हम इस कोल्ड वॉर में बहुत समय से हैं। अब आपको गुस्सा करना बंद कर देना चाहिए। ये हैंग और मेरा पहले से ही बच्चा है। उस समय की कॉलेज स्टूडेंट ने भी मुझसे माफी मांगने के लिए गिलास उठाया। मुझे माफ करना जीजाजी, मैं तब बहुत परेशान थी और मैं इस बच्चे को रखना चाहती थी। अब मैं आपकी पत्नी आपको वापस दे रही हूँ। आप लोगों को साथ में अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। हमारे आसपास के लोग भी बोल पड़े, ये बस मान जाओ, आपकी पत्नी बहुत लॉयल है। अब यह आपकी शादी के लिए एक खरीदने पर एक फ्री पाने जैसा है। मैंने उन्हें इग्नोर किया। इसके बजाय मैंने अपने हाथ में शादी की अंगूठी दिखाई और कहा, नहीं थैंक्स, मेरी पहले से ही अपनी पत्नी और बच्चा है। इसके अलावा मुझे किसी और के यूज किए हुए जूते पहनना पसंद नहीं है। माहौल तुरंत जम गया। सबने देखा कि एक जमाने की अमीर और ताकतवर सोशलाइट ने गुस्से में अपना वाइन ग्लास तोड़ दिया। सर्कल में हर कोई जानता था कि सॉन्ग जीवे मुझसे जान से भी ज्यादा प्यार करती है। उसने 10 साल तक मेरा पीछा किया और मुझे लाड़ प्यार किया। अगर मैं जरा भी नाराज होता तो वो सदियों तक परेशान रहती। लेकिन इतना प्यार करने के बावजूद सॉन्ग जीवे ने मेरी पीठ पीछे एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ बच्चा पैदा किया। उसके माता पिता जानते थे, उसके सबसे अच्छे दोस्त जानते थे। उन सब ने उसे मुझसे यह बात छिपाने में मदद की, जब तक कि उसने उस स्टूडेंट के लिए मेरी माँ के सामान की नीलामी में मुझसे लड़ाई नहीं कर ली। हर मोड़ पर उसकी बोलियां और तेज होती गई। उसने उस लड़के को नेकलेस खरीदने और देने के लिए पूरी जान लगा दी। जब मैंने गुस्से में उसका सामना किया तो उसने बस हल्के फुल्के अंदाज में बात टाल दी। वह एक गरीब परिवार में पला बढ़ा है और आज उसे बस यही हार पसंद आया। लिंग फेंग, बस उसे ये ले लेने दो, ठीक है? उसी पल मैं अचानक हंस पड़ा। मैं तब तक हंसता रहा जब तक मेरी आंखों से आंसू नहीं आ गए। अगर मैं ऐसा न करूँ तो उसने त्योरियां चढ़ाई। लिंग फेंग, अब ज्यादा नाटक मत करो, मैं जल्द ही माँ बनने वाली हूँ। एक बार बच्चा पैदा हो जाए तो सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा दिल चीर रहा हो। वह कैसा था, क्या उसे याद भी है? प्रेसिडेंट सॉन्ग के पीछे से जू मोकी के रोने की आवाज आई। वह दीवार के सहारे खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मुझे लगता है कि मुझे बुखार है, मुझे बहुत ज्यादा बीमार महसूस हो रहा है। सॉन्ग जीवे के हाव भाव तुरंत बदल गए। उसने पलक झपकते ही मुझे एक तरफ धकेल दिया ताकि वह जू मोकी को संभाल सके। मैं लड़खड़ाकर पीछे हटा। मेरी कमर जोर से मेज के कोने से टकरा गई। दर्द की वजह से मेरी पीठ पर पसीना आ गया। मेरी आवाज कांप रही थी जब मैंने उसे पुकारा, सॉन्ग जीवे, लेकिन उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह जू मोकी के साथ तेजी से चली गई। मेरे पास बस उसकी दूर जाती हुई परछाई रह गई, जिसके साथ एहसान का बोझ था और उन दोनों के बीच वह बच्चा। सॉन्ग जीवे, तुम उससे कभी पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। हम कभी भी वैसे कैसे हो पाएंगे जैसे हम पहले थे। मैं पूरी तरह से सुन्न होकर कार में बैठ गया। ड्राइवर ने सावधानी से पूछा, सर क्या हम विला वापस जा रहे हैं? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और लॉ फर्म जाने का इशारा किया। 2 घंटे बाद हाथ में तलाक के ताजा कागजात लिए मैं अस्पताल पहुंचा। सबसे ऊपरी मंजिल पर बने वीआईपी कमरे के बाहर मुझे देखते ही अंगरक्षकों ने अजीब सी चुप्पी साध ली और नजरें फेर ली। मैं गलियारे में खड़ा होकर देखता रहा कि कैसे सॉन्ग जीवे ने जू मोकी के लिए पूरी की पूरी मंजिल ही बुक करवा दी थी। डॉक्टर और नर्सें उसके एक इशारे पर हाजिर थीं, जबकि वो लगातार उसके बिस्तर के आस ही बैठी रही। अगर वो अपनी भौं भी जरा सी हिलाता तो वो घबरा जाती। जू मोकी ने धीरे से कहा, मुझे पश्चिम की तरफ वाली उस दुकान के मोमोज खाने हैं। बिना एक पल भी सोचे सॉन्ग जीवे ने अपनी चाबियां उठाई और बाहर की तरफ चल दी। मैं पहुंचाने के बाहर ही, मेरा इंतजार करना, मैं अभी वापस आती हूँ। मैं परछाइयों में खड़ा था। मेरा दिल ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे चीर रहा हो। उसके जाने के बाद ही मैंने दरवाजा खोला। जब जू मोकी ने मुझे देखा तो उसकी आंखें तुरंत लाल हो गई। मिस्टर चू लिंगवी, क्या आप यहाँ मुझ पर इल्जाम लगाने आए हैं? मुझे बहुत अफसोस है, मेरा सच में ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे बस वो हार बहुत पसंद है। हालांकि प्रेसिडेंट सॉन्ग ने वो आपसे लेकर मुझे दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं ठीक से सो सकूं। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो आपके साथ पहले जैसा ही बर्ताव करने लगेंगे। मैं जोर से हंसा। यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। ये नाटक बंद करो। मुझे तुम्हारी एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। सॉन्ग जीवे ने तुम्हें तब जाने के लिए 50 मिलियन दिए थे, लेकिन तुम फिर भी उसके सामने आ गए और गर्भवती हो गई। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम क्या चाहती हो। उसकी नजरें जम गई और उसका चेहरा अजीब सा हो गया। मैं अब तुम्हारे खेल और नहीं खेलना चाहता। मैंने उसे तलाक के कागजात थमा दिए। अगर मैं ये कागजात उसे खुद दूंगा तो वो उन पर दस्तखत नहीं करेगी। तुम कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिससे उसे पता चले बिना ही उसके दस्तखत मिल जाए। जू मोकी ने अपने होंठ काट लिए। तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं कभी भी तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता था। मैंने उसकी बात काट दी। तुम्हें इसके लिए सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। सोच समझकर फैसला करना। जू मोकी ने काफी देर तक उन कागजात
बातों को घूरा और फिर आखिरकार उन्हें ले लिया। हमारे 3 लोगों के परिवार को पूरा करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। 3 लोगों का परिवार, ये शब्द मेरे सीने में किसी कुंद चाकू की तरह चुभे। दर्द इतना ज्यादा था कि मेरी सांसें थम सी गई। तो फिर मैं तुम्हारे इस छोटे से परिवार के लिए हमेशा की खुशियों की कामना करता हूँ। विला में वापस आकर मैंने एक गत्ते का डिब्बा निकाला और सॉन्ग जीवे से जुड़ी हर चीज पैक करना शुरू कर दिया। हम साथ साथ बड़े हुए थे और हमारी यादें इतनी ज्यादा थीं कि उन्हें गिना भी नहीं जा सकता था। डिब्बे में सबसे पहली चीज एक फोटो एल्बम थी। पहले पन्ने पर हमारी 5 साल की उम्र की एक तस्वीर थी। उसने एक छोटी सी ड्रेस पहनी हुई थी और वो मेरे बगल में खड़ी थी। उसका चेहरा तो काफी गंभीर लग रहा था, लेकिन वह चुपके से मेरी आस्तीन पकड़े हुए थी। आंटी सॉन्ग ने बताया था कि उस दिन उसने अकेले फोटो खिंचवाने से साफ मना कर दिया था और जिद की थी कि वह मेरे साथ ही फोटो खिंचवाएगी। वह पहली बार था जब उसने मेरे लिए अपना अधिकार और अपनापन दिखाया था। दूसरी चीज हाई स्कूल के यूनिफॉर्म का एक बटन था। शायू सारे लड़के लड़कियों से बटन छीनने की कोशिश कर रहे थे। मैं अपनी सीट पर ही बैठा रहा, लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद मुझे अपनी डेस्क में उसका बटन मिला, जिसके साथ एक नोट भी था। तुम्हें सिर्फ मेरा बटन लेने की इजाजत है, ओ वान या, और तुम्हें दूसरी लड़कियों को मुझसे दूर रखना होगा। तीसरी चीज एक हीरे की अंगूठी थी। जिस दिन मैं शादी की कानूनी उम्र का हुआ, वह मुझसे शादी का प्रस्ताव रखने के लिए इतनी बेताब थी कि उसने सीबीडी की एक बड़ी इमारत की स्क्रीन पर हेलीकॉप्टर से गिरती गुलाब की पंखुड़ियों के बीच मुझे प्रपोज किया। उसके हाथ में अंगूठी चमक रही थी। ताओवान, अपनी बाकी की जिंदगी के लिए मैं तुम्हारी हूँ। अगर शूमोकी बीच में न आया होता तो मुझे सच में लगता कि हम साथ साथ बूढ़े होंगे। मैंने खुद पर हंसते हुए सब कुछ एक डिब्बे में डाला और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। अगली सुबह नीचे से आ रहे शोर से मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि नौकर चाकर लिविंग रूम में महंगी चीजों से भरे बैग ला रहे थे। शूमोकी वहाँ खड़ा था और शर्म से अपना सिर झुकाए हुए था। प्रेसिडेंट सॉन्ग, यह तो बहुत ज्यादा है। मैंने कभी इन चीजों की मांग नहीं की। सॉन्ग जीवे ने उसकी तरफ प्यार से देखा। अच्छे बच्चे बनो और जो कुछ भी मैं तुम्हें बस आरे लिए खरीदता हूँ उसे ले लिया करो। तुम्हारा परिवार कभी भी इतना खुशहाल नहीं रहा। ओह, ये सब क्या था? उफ, वाह, माफ करना लिंगफेंग, इस बार मैंने सिर्फ मोकी के लिए ही तोहफे खरीदे हैं। अगली बार तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, शूमोकी ने धीरे से कहा, प्रेसिडेंट सॉन्ग, वह जो तोहफा सबसे ज्यादा चाहता है वह मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। वह मेरी तरफ बढ़ा और मेरे हाथ में एक फोल्डर थमा दिया। मैंने उसे खोला तो उसके अंदर तलाक के कागजात पर दस्तखत किए हुए थे। उन कागजात को घूरते हुए मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे दिल को मसल रहा हो। शूमोकी ने सच में ये कर दिखाया था। अब से उनका 3 लोगों का परिवार हमेशा साथ रह सकेगा और आज से मैं सिर्फ अपने लिए ही जीऊंगा। तलाक के समझौते पर लगी स्याही मुझे कागज के आर पार रिसती हुई एक तीखी ठंडक जैसी महसूस हुई, जिसने मेरे अंदर बची आखिरी थोड़ी सी मोह माया को भी जमा दिया। मैंने फिर कभी सॉन्ग जीवे या शूमोकी की तरफ मुड़कर नहीं देखा। मैं मुड़ा और सीधे ऊपर अपने कमरे में चला गया। उस विला में अब भी ऐशो आराम की महक थी, लेकिन मैं जानता था कि अब वह मेरा घर नहीं रहा। सामान बांधना बेहद आसान था। जरूरी पहचान पत्रों, कागजातों और अपनी निजी बचत वाले बैंक कार्डों के अलावा मैंने सिर्फ वही कुछ चीजें अपने साथ ली जिन्हें मैं अक्सर पहना करता था। सॉन्ग जीवे ने मुझे जो डिजाइनर घड़ियां और खास तौर पर सिलवाए गए सूट दिए थे, मैंने उनमें से किसी को भी हाथ नहीं लगाया। वे सब मेरे लिए महज एक लेबल की तरफ थे, जो कभी मुझे सॉन्ग परिवार का दामाद होने की पहचान देते थे, लेकिन अब वे सिर्फ शर्मिंदगी के निशान बनकर रह गए थे। जब मैं अपना सूटकेस लेकर नीचे उतरा तो सॉन्ग जीवे साफ तौर पर हैरान रह गई। शायद उसे लगा था कि मैं पहले की लड़ाइयों की तरह ही फिर से हंगामा करूंगा और फिर किसी तरह के मुआवजे के लिए मान जाऊंगा। लिंगफेंग, तुम कहाँ जा रहे हो? वह आगे बढ़ी। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। शायद उसे अभी तक इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था। भले ही हमारा तलाक हो गया हो, तुम फिर भी इस विला में रह सकते हो। मैं इतनी छोटी सोच वाली नहीं हूँ। ज़ूमोकी उसके पीछे खड़ा था और डरते डरते उसकी आस्तीन खींच रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जीत की एक झलक भी थी। मैं रुका और पीछे मुड़कर उन दोनों को शांत नजरों से देखा। नहीं धन्यवाद, मेरी आवाज में कोई भावना नहीं थी। मैं अब तुम्हारी इस दरिया दिली का बोझ नहीं उठा सकता। मैं तुम्हारे लिए कामना करता हूँ। मैं रुका और फिर साफ शब्दों में कहा, उस खुशहाल 3 लोगों के परिवार की जिसकी तुमने हमेशा चाहत की थी। मैंने दरवाजा खोला। दोपहर की धूप आंखों में चुभ रही थी, लेकिन जब मैं बिना पीछे मुड़े बाहर निकला तो मेरे पीछे सॉन्ग जीवे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ज़ूमोकी की धीमी आवाज, प्रेसिडेंट सॉन्ग, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, ने उसकी बात काट दी। विला के भारी दरवाजे मेरे पीछे जोर से बंद हो गए। उस जगह के दरवाजे जहाँ मैं सालों तक रहा था, और इस तरह मेरा अतीत हमेशा के लिए पीछे छूट गया। मैंने सॉन्ग परिवार के नाम पर या सॉन्ग जीवे के नाम पर रजिस्टर्ड
कोई भी गाड़ी नहीं ली। मैंने बस एक राइड हेलिंग ऐप का इस्तेमाल किया। मंजिल एक साधारण सा अपार्टमेंट जिसे मैंने गुपचुप तरीके से तैयार किया था। ये एक छोटी सी जगह थी जिसे मैंने अपनी शादी से पहले की बचत और अपने खुद के निवेश से खरीदा था। ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी। ये बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन साफ सुथरी और शांत थी। सबसे जरूरी बात ये थी कि ये पूरी तरह से मेरी अपनी थी। मैं गाड़ी में बैठा और खिड़की से बाहर गुजरती सड़कों को देखता रहा। मेरे दिल में जो खालीपन था वो पहले तो शून्य सा था, फिर उसमें एक जलता हुआ दृढ़ संकल्प भर गया। मैं फिर से शुरुआत करने जा रहा हूँ, सिर्फ वहाँ से दूर भागने के लिए नहीं, बल्कि इतना ऊंचा उठने के लिए कि मैं उस दायरे को नीचे से देख सकूं जिसने कभी मुझे धूल जैसा महसूस कराया था। वो अपार्टमेंट मेरे लिए एक सुरक्षित पनाहगाह और मेरे नए जन्म का शुरुआती बिंदु बन गया। सॉन्ग दामाद के उस नाम के बिना मुझे आखिरकार जमीन से जुड़े होने की आजादी महसूस हुई। मैंने अपनी बचत और शुरुआती निवेश को सीड मनी, शुरुआती पूंजी के तौर पर इस्तेमाल करके फेंगशिंग नाम की एक टेक कंपनी रजिस्टर की। इसका फोकस नई ऊर्जा सामग्री, न्यू एनर्जी मटेरियल पर था। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें मेरी माँ का गहरा विश्वास था, लेकिन जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाई। उनकी पुरानी नोटबुक और बिखरे हुए शोध मेरे लिए सबसे कीमती खजाना और अंधेरे में मेरी रोशनी बन गए। 3 साल और 1000 से ज्यादा दिनों के बाद वो कंपनी ही असल में मेरा घर बन गई थी। लैब की बत्तियां अक्सर सुबह होने तक जलती रहती थी। डेस्क पर हिसाब किताब और इंडस्ट्री की रिपोर्टों के ढेर लगे रहते थे। अब सॉन्ग परिवार के साथ कोई दिखावटी मेल जोल नहीं। अब सॉन्ग जीवाई की लगातार नुक्ताचीनी भी नहीं। सच कहूँ तो यह एक बड़ी राहत थी। हाँ, छोटी बड़ी तकनीकी सफलता, क्लाइंट से मिलने वाली हर थोड़ी सी तारीफ, सब कुछ मुझे एकदम असली और ठोस लगता था। मैंने यह पूरा साम्राज्य अपने दोनों हाथों से खड़ा किया था। तीसरे साल की पसंद में फेंगशिंग ने अपनी हाई एनर्जी डेंसिटी बैटरी मटेरियल तकनीक के दम पर बड़े बड़े VCCs, वेंचर कैपिटल फर्म से सीरीज A फंडिंग हासिल कर ली। कंपनी का मूल्यांकन वैल्यूएशन रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ा और 10 गुना बढ़ गया। आखिरकार मैं बिजनेस की दुनिया में अपनी पहचान बना रहा था। ठीक उसी समय मेरी मुलाकात सू वान से हुई। यह एक टेक एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस में हुआ था। वो हमारी पार्टनर लॉ फर्म की प्रतिनिधि के तौर पर वहां आई थी। उन्होंने एक सादा सा बेज रंग का सूट पहना हुआ था। वो स्वभाव से बेहद सौम्य और शालीन थी, लेकिन जब बिजनेस की बात आती तो उतनी ही तेज तर्रार और तर्कसंगत हो जाती थी। फेंगशिंग तेजी से आगे बढ़ रही थी और हमारी कानूनी जरूरतें भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम दोनों काफी समय साथ बिताने लगे। सू वान सबसे अलग थी। वो सॉन्ग जीवाई के दायरे वाली उन बिगड़ी हुई लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो दूसरों की तरह मेरे नए नए कमाए पैसे का फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रही थी। उनका कोई छिपा हुआ स्वार्थ या एजेंडा नहीं था। वह शांत स्वभाव की थी, पर भीतर से बेहद मजबूत, होशियार थी, पर उनमें जरा भी घमंड नहीं था। उनके साथ समय बिताकर मुझे उस गला काट बिजनेस की दुनिया से कुछ पल की राहत मिलती थी और मुझे वो सुकून महसूस होता था जिसे मैं बहुत पहले ही भूल चुका था। देर रात तक कानूनी बारीकियों पर चर्चा करने के बाद मैंने उन्हें उनके घर तक छोड़ा। उनके अपार्टमेंट के बाहर सड़क पर जलती गर्म रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। वो वहीं रुक गईं और मेरी तरफ देखने लगी। उनकी आंखों में एक अजीब सी साफगोई और गंभीरता थी। लिंगफेंग, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरी माँ का सरनेम चैन था। उनका नाम चैन वानरू था। तुम्हारी माँ लिन वांग की जब वे जवान थी तो उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी। अपनी माँ का नाम इतनी साफ तरह से सुनकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। ऐसा लगा जैसे अतीत से कोई आवाज आ रही हो जो मुझ में एक अजीब सी जानी पहचानी भावना जगा रही थी। सू वान ने अपने ब्रीफकेस से एक पुरानी फोटो निकाली। वो फोटो अच्छी तरह से संभाल कर रखी गई थी, लेकिन उसके किनारे पीले पड़ गए थे। फोटो में 2 जवान लड़कियां एक दूसरे के काफी करीब झुकी हुई थी और उस जमाने की पूरी ताजगी के साथ खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। उनमें से एक के चेहरे के हाव भाव मुझे अच्छी तरह से याद थे। वो मेरी माँ थी, उनके जवानी के दिनों की। मेरी माँ ने अपनी मौत से पहले मुझसे कहा था कि अगर मैं कभी तुमसे मिलूं तो मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूं। सू वान की आवाज नरम थी, लेकिन उनका हर शब्द साफ था। मैं जानती हूँ कि तुम किन मुश्किलों से गुजरे हो और मैंने तुम्हारी माँ की रिसर्च भी देखी है। मैं कानूनी मामलों में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो इस बारे में ना तो बहुत ज्यादा भावुक हुई और न ही उन्होंने मुझ पर कोई जोर डाला, लेकिन मैं उनके शब्दों में छिपी ईमानदारी और हमारी माओं के बीच के गहरे रिश्ते को महसूस कर सकता था। मेरी माँ की सबसे अच्छी दोस्त की बेटी। इस अचानक बने रिश्ते की वजह से मुझे सू वान पर लगभग तुरंत ही भरोसा हो गया। हमारे रिश्ते की नींव इसी अनोखे आधार पर रखी गई। वो फेंग ठेंग बाओ को लेकर मेरे लक्ष्यों को समझती थी और ये भी जानती थी कि सॉन्ग परिवार के साथ मैंने किस तरह की उलझने पीछे छोड़ी थी। वो पहले मेरी एक भरोसेमंद कानूनी सलाहकार बनी और फिर धीरे धीरे जिंदगी में मेरा एक ऐसा सहारा बन गई जिस पर मैं पूरी तरह से
से निर्भर हो सकता था। 6 महीने बाद हमने अपने रिश्ते को औपचारिक रूप दे दिया। एक सादी सी शादी, ना कोई भव्य समारोह, ना ही मीडिया का कोई शोर शराबा, बस कुछ करीबी दोस्तों के साथ एक छोटा सा जश्न। जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजरने के बाद आखिरकार मेरी जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ी थी। लेकिन एक वीकेंड की दोपहर को मेरी यह सुकून भरी खुशी अचानक छिन गई। सुवान और मैं अपने नए घर में थे, शहर के शोर शराबे से दूर एक विला में, जहां हम कुछ पल सुकून से बिता रहे थे। घर के लिविंग रूम की बड़ी बड़ी खिड़कियों से चमकर आती सूरज की रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। सुवान सोफे पर आराम से बैठी कुछ कानूनी केस पढ़ रही थी, जबकि मैं इंडस्ट्री के नए ट्रेंड्स और रिपोर्ट पर रिसर्च करने में व्यस्त था। तभी दरवाजे की घंटी की तेज आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। हमारी नैनी दरवाजा खोलने गई और कुछ ही पलों बाद उसके चेहरे पर चिंता के भाव लिए वह वापस लौटी। सर, मैडम, कोई मिस सॉन्ग और मिस्टर शू आपसे मिलने आए हैं। वे आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। मेरे हाथ में पकड़ी चाय की प्याली एकदम स्थिर रही। मैं जरा भी नहीं हिचका। जो होना है वह होकर ही रहेगा। पिछले 6 महीनों से सॉन्ग परिवार का कारोबार लगातार नीचे गिर रहा है। उनके कई अहम प्रोजेक्ट जिन्हें पाने के लिए वे बेताब थे, मेरी कंपनी फेंग शिंग बाओ ने उनसे छीन लिए। इसकी वजह बस इतनी थी कि हमारे पास तकनीकी बढ़त थी। सुनने में आया है कि उनका कैश फ्लो, पैसे का बहाव अब लगभग ठप होने की कगार पर है। मुझे पता था कि देर सवेर वे मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए जरूर आएंगे। बस मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि सॉन्ग जी वाई और शू मोची एक साथ आएंगे। सुवान ने अपना पेन नीचे रखा और मेरे हाथ को हल्के से दबाया। उनकी आंखों में शांति और समर्थन का भाव था। उन्हें अंदर आने दो। मैंने अपनी प्याली नीचे रखी और जब सॉन्ग जी वाई और शू मोची अंदर आए तो मैंने एकदम सपाट लहजे में बात की। 3 साल बाद भी सॉन्ग जी वाई का वो घमंडी और रईस लड़की वाला रवैया वैसा ही था, लेकिन उनके चेहरे पर छाई थकावट और बेचैनी को वे छिपा नहीं पा रही थी। शू मोची अब भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे, खुद को बहुत नाजुक और सुरक्षा का मोहताज दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी। उनमें एक हल्की सी आत्मसंतुष्टि की चमक थी जिसे वे छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। उनकी आवाज में वही पुराना आलोचनात्मक लहजा और कड़वाहट घुली हुई थी जिसे वे चाहकर भी छिपा नहीं पा रही थी। लगता है सॉन्ग परिवार से अलग होने के बाद तुम्हारी जिंदगी काफी अच्छी कट रही है, इसमें तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। मेरा लहजा एकदम बेपरवाह था जिसे पढ़कर कोई भी मेरे मन की बात नहीं जान सकता था। शू मोची एक कदम आगे बढ़े और अपने चेहरे पर एक बनावटी पेशेवर मुस्कान ओढ़ ली। मिस्टर लिंग, आपकी नई शादी के लिए बहुत बहुत बधाई। आप दोनों की जोड़ी तो कमाल की है। थोड़ी बहुत औपचारिक बातचीत के बाद वे सीधे मुद्दे पर आ गए। हम आज यहाँ उस पुराने तलाक के समझौते के सिलसिले में आए हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने ब्रीफकेस से एक दस्तावेज की कॉपी निकाली। ये ठीक वही दस्तावेज था जिस पर मैंने उनसे दस्तखत करवाए थे और फिर उसे नौकरी से प्रमाणित करवाया था। जी वाई को ये दस्तावेज अभी हाल ही में कागजात की छटाई करते समय मिला। इसके पीछे एक अतिरिक्त शर्त क्लॉज जुड़ी हुई है जिस पर हमारी नजर पहले नहीं पड़ी थी। लिंग फिंग तलाक के बाद सॉन्ग परिवार की संपत्ति से मिलने वाले सभी लाभांश और मुआवजे के अपने अधिकार को स्वेच्छा से त्यागते हैं। शू मोची ने बहुत छोटे अक्षरों में लिखी एक पंक्ति की ओर इशारा किया। उनकी आवाज में एक बनावटी हमदर्दी का भाव झलक रहा था। मिस्टर लिंग फेंग, भले ही आपका तलाक हो चुका है, लेकिन सॉन्ग परिवार के लिए आपके योगदान को देखते हुए यह तो बनता है कि आपको भी बदले में कुछ मिले। आप कुछ मुआवजे के हकदार हैं। यह शर्त तो बहुत ही बेरहम लगती है। जी वाई को इस बात का बुरा लगा। वह नहीं चाहती थी कि आपके साथ कोई नाइंसाफी हो। सॉन्ग जी वाई ने तुरंत वहीं से बात आगे बढ़ाई जहां उसने छोड़ी थी। उसकी आवाज में एक तरह की एहसान जताने वाली हमदर्दी थी। मुझे पता है कि आपने अपनी खुद की कंपनी शुरू की है, लेकिन स्टार्टअप चलाना आसान नहीं होता। हर चीज में पैसा लगता है। आप जैसे किसी इंसान के लिए यह मुआवजा एक बहुत बड़ी रकम होगी। बस एक बार कह दीजिए और मैं पुराने दिनों की खातिर आपको इसमें से कुछ हिस्सा दे सकती हूँ। आखिरकार हमारा अलगाव कम से कम साफ सुथरा तो होना ही चाहिए। मुझे ठीक उसी पल जोर से हंसी आ गई। बुरा लगा? पुराने दिनों की खातिर? क्या मजाक है। 3 साल पहले अस्पताल में उस ठंडी बरसाती रात को वह कौन था जिसने मुझे जलील करने के लिए सबसे कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया था? वह कौन था जिसने यह पक्का किया कि मेरे पास कुछ भी न बचे, यहाँ तक कि मेरी माँ की आखिरी निशानियाँ, मेरी बची खुची एकमात्र यादें भी छीनने की कोशिश की? और अब वह संत बनने का नाटक कर रही है। मैंने सू मोची को तीखी नजर से देखा। उसने फौरन अपनी नजरें फेर ली। यह अतिरिक्त शर्त, यह उसने पक्का खुद ही जोड़ी होगी जब जीवाई का ध्यान कहीं और था, या फिर उसने पूरे के पूरे पन्ने ही बदल दिए होंगे। उसका मकसद था सॉन्ग परिवार के साथ मेरे सारे आर्थिक रिश्ते खत्म कर देना, ताकि उसके अपने 3 लोगों के परिवार का भविष्य सुरक्षित हो जाए। शायद वह बस यही देखना चाहता था कि सॉन्ग परिवार छोड़ने के बाद मैं कैसे नाकाम होता हूँ। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसका अंदाजा गलत निकला। मैं कोई ऐसी बेल नहीं हूँ जिसे बढ़ने के लिए किसी पेड़ के सहारे की जरूरत पड़े। मैं तो एक ऐसा चीड़ का पेड़ हूँ जो अपने दम पर खड़ा रह सकता है। सू
सू वान, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, उसने धीरे से कागज की वह कॉपी उठाई और उस पर सरसरी नजर डाली। उसकी पेशेवर सूझबूझ ने फौरन ही उस गड़बड़ को पकड़ लिया। उसने नजरें ऊपर उठाई। उसकी आवाज शांत थी, मगर उसमें एक ऐसी अधिकार भरी दृढ़ता थी जिस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता था। मिस सॉन्ग और मिस्टर जू, इस तलाक के समझौते पर उस समय दोनों ही पक्षों ने दस्तखत किए थे और इसे नोटरी से भी प्रमाणित करवाया गया था। ये पूरी तरह से कानूनी रूप से बाध्यकारी है। इसकी सारी शर्तें साफ साफ शब्दों में लिखी हुई हैं। इस पर दस्तखत करके मिस्टर लिंग फेंग ने अपनी सहमति जताई थी और अपनी मर्जी से उन सभी अधिकारों को छोड़ दिया था जो इसमें सूचीबद्ध थे। 3 साल बाद वापस आकर मुआवजे की बात करना, इसका ना तो कोई कानूनी आधार है और ना ही इसमें कोई तार्किक समझ नजर आती है। वह एक पल के लिए रुकी और फिर उसकी नजरें जू मोची की ओर मुड़ गई। उसकी आंखों में एक ऐसी तीखी धार थी मानो कोई तेज तर्रार छुरा हो। इसके अलावा मुझे पूरा यकीन है कि दस्तखत करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में आप यहाँ मौजूद किसी भी दूसरे व्यक्ति से कहीं ज्यादा बेहतर जानते हैं। मिस्टर जू, अब इस बात को उठाने का क्या मतलब है? सू वान की उस तीखी नजर से जू मोची कुछ घबरा सा गया। उसने खुद को शांत रखने की जबरदस्ती कोशिश की। मिस सू, है ना, ये मेरे लिंग फेंग और जी वाई के बीच का एक निजी मामला है। सू वान मेरी पत्नी है। मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। मेरी आवाज में इतनी ठंडक थी मानो वह शून्य से भी नीचे के तापमान पर पहुंच गई हो। उसके शब्द ही मेरे शब्द हैं। और तो और ये मेरा घर है और यहाँ बिन बुलाए मेहमानों का कोई स्वागत नहीं है। कृपया फौरन यहाँ से चले जाइए। सॉन्ग जी वाई को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि मैं उन्हें घर से निकालने के मामले में इतना दो टूक और बेबाक रवैया अपनाऊंगा। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। लिंग फांग, एहसान फरामोश मत बनो। मैं तो बस अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी अच्छाई का पूरा स्वाद मुझे 3 साल पहले उस अस्पताल के गलियारे में मिल चुका है। मैं अचानक खड़ी हो गई। मैं एक पल भी उनके घिनौने चेहरों को और नहीं देखना चाहती थी। मैंने इंटरकॉम का बटन दबाया। सिक्योरिटी, कृपया इन दोनों मेहमानों को बाहर का रास्ता दिखा दे। वर्दी पहने 2 बड़े मजबूत गार्ड तेजी से कमरे में दाखिल हुए। बिना कुछ कहे उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा किया, जिससे ये साफ हो गया कि बाहर जाना उनकी मर्जी पर नहीं था। लिंग फांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की? सॉन्ग जीवाई गुस्से से कांप रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। शू मोची ने जल्दी से उसकी आस्तीन खींची और फुसफुसाया, जीवाई छोड़ो भी, चलो चलते हैं। किसी नए नवेले अमीर पर अपना समय बर्बाद मत करो। जब गार्ड उन्हें बाहर ले जा रहे थे तो मुझे बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं हुआ। न कोई संतुष्टि, न कोई गुस्सा, बस एक एहसास कि एक लंबे समय से जमा गंदगी आखिरकार साफ हो गई है और मुझे एक पूर्ण और अंतिम शांति का अनुभव हो रहा है। सू वान मेरे पास आई और मेरा हाथ थामते हुए धीरे से लेकिन दृढ़ता से बोली, उस अतिरिक्त शर्त का फॉन्ट और स्याही अगर तुम ध्यान से देखो तो बाकी हिस्से से थोड़ी अलग है। लाइनों के बीच की दूरी भी ठीक नहीं है। शायद इसे बाद में जाली बनाया गया है या बदल दिया गया है। अगर तुम चाहो तो हम किसी पेशेवर फोरेंसिक विशेषज्ञ से इसकी जांच करवा सकते हैं। मैंने उसका हाथ जोर से दबाया और अपना सिर हिला दिया। कोई जरूरत नहीं, शर्त हो या ना हो, मुझे सॉन्ग परिवार से 1 पैसा भी नहीं चाहिए। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। जैसे ही मेरे बोलने का अंदाज बदला, मेरी आंखों में सख्ती आ गई। लेकिन जहाँ तक शू मोची का सवाल है, जिसने तलाक के समझौते जैसे कानूनी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की है, उसे मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। सॉन्ग जीवाई और शू मोची का यहाँ सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाने के लिए आना किसी शांत झील में फेंके गए एक छोटे से पत्थर जैसा था। उससे उठी लहरें तो जल्दी ही शांत हो गईं, लेकिन मेरे मन में एक तीखा कांटा चुभ गया। शू मोची, वह सीधा साधा दिखने वाला छात्र जो कभी पूरी तरह से जीवाई पर निर्भर था, मेरी सोच से कहीं ज्यादा शातिर निकला। एक गरीब छात्र होने के बावजूद, जिसका कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, उसने ऊंचे समाज के इस खेल को इतनी बखूबी खेला कि जीवाई जैसा घमंडी इंसान भी उसकी उंगलियों पर नाचने लगा। उसने तो तलाक के असली कागजात भी हासिल कर लिए थे और सचमुच उनके साथ छेड़छाड़ भी कर दी थी। ये पूरी बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। मैंने तुरंत अपने सालों के संपर्कों का इस्तेमाल करके शू मोची के बैकग्राउंड की गहराई से जांच शुरू करवा दी। यह सिर्फ उसके रेज्यूमे की ऊपरी जांच नहीं थी, बल्कि उसके असली अतीत, उसके जान पहचान वालों और उसकी आर्थिक स्थिति की पूरी पड़ताल थी। सू वान ने भी अपनी कंपनी के संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए एक अलग नजरिए से जांच शुरू की। उसका ध्यान शू मोची के वित्तीय रिकॉर्ड और उसके किसी भी संभावित गुप्त संपर्क पर केंद्रित था। इस तरह की जांच में समय तो लगता है, लेकिन व्यापार की दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। फेंग शिंग के नेक्स्ट जनरेशन मटेरियल को लॉन्च करने का कार्यक्रम
कार्यक्रम और उससे जुड़ी भव्य पार्टी तय योजना के अनुसार ही होने वाली थी। ये सिर्फ एक उत्पाद का लॉन्च भर नहीं था, ये फेंग जिंग का एलीट सर्कल में पहला ऑफिशियल डेब्यू था। उन सभी लोगों के लिए एक ऐलान जिन्होंने कभी मुझे कम आता था कि मैं अब यही रहने वाला हूँ। ये मेरे लिए करो या मरो वाला पल था। उस गाला नाइट पर वह जगह बड़े बड़े रसूखदारों से खचाखच भरी थी और मेहमानों की लिस्ट भी बेहद खास थी। सॉन्ग परिवार के कई पुराने पार्टनर जिनकी मैं कभी चापलूसी किया करता था, जिनके मूड का मैं बड़ी सावधानी से अंदाजा लगाता था, अब ड्रिंक्स लेकर मेरे पास आ रहे थे। वे मुझसे अच्छे से पेश आने की कोशिश कर रहे थे, मुझसे जानकारी निकालने की जुगत में थे और मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे। मैंने बिना किसी घबराहट के पूरी शांति और संयम के साथ ये सब संभाला। सुवान एक रॉयल ब्लू गाउन में मेरे बगल में खड़ी थी। वह बेहद खूबसूरत और शालीन लग रही थी। हम दोनों उस रात यकीनन पावर कपल लग रहे थे। ठीक उसी समय जब पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी और बड़े बड़े सौदे हो रहे थे, कुछ बिन बुलाए मेहमान फिर से पार्टी में घुस आए। सॉन्ग जिवाई और शू मोची किसी तरह चुपके से पार्टी में घुसने में कामयाब हो गए थे। सॉन्ग जिवाई ने पुराने सीजन का एक हाउट कुटूर गाउन पहना हुआ था। वह अपनी अमीर लड़की वाली शान का दिखावा करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह अपने मन की कड़वाहट और घबराहट को छिपा नहीं पा रही थी। शू मोची ठीक उसके पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में जहर सी नफरत झलक रही थी। वह लालची नजरों से अपने आसपास की आलीशान चीजों और बड़े बड़े मेहमानों को घूर रहा था। शायद वह यह अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि अब मेरी हैसियत कितनी है। लिन फांग, बधाई हो, सॉन्ग जिवाई मेरे पास आते हुए बोली। उसकी आवाज में पछतावा और कड़वाहट दोनों का ही मेल था। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम सच में ऐसा कुछ कर पाओगे, और इतनी बड़े पैमाने पर तो बिल्कुल भी नहीं। आप मेरी तारीफ कुछ ज्यादा ही कर रही हैं, प्रेसिडेंट सॉन्ग। ये तो बस एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। सॉन्ग परिवार की गहरी जड़ों और रसूख के आगे तो इसकी कोई बिसात ही नहीं है। मैंने बड़े ही विनम्र अंदाज में जवाब दिया, लेकिन अपनी बातचीत को पूरी तरह से प्रोफेशनल ही रखा। शू मोची ने जबरदस्ती एक नकली सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाने की कोशिश की और ऐसे पेश आने लगा जैसे हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हों। मिस्टर लिंग, हम सब यहाँ पुराने दोस्त ही तो है। हो सकता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमियां हुई हों, लेकिन भविष्य में आपसी साझेदारी की गुंजाइश तो हमेशा ही बनी रहती है ना? ये तो दोनों के लिए ही फायदे का सौदा होगा, उसने कहा। मैंने बस उसकी तरफ देखा। मैंने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला। मेरी नजरें बर्फ की तरह ठंडी और बेजान थीं। ठीक उसी पल जब शू मोची मेरी चुप्पी का दबाव महसूस करते हुए फिर से कुछ कहने ही वाला था, तभी वो विशाल एलईडी स्क्रीन जिस पर फेंग शिंग का हाईटेक प्रोमो वीडियो बार बार चल रहा था, अचानक झिलमिला उठी और उस पर कुछ दस्तावेजों के हाई रेजोल्यूशन स्कैन दिखाई देने लगे। ये दस्तावेज शेन जियू के एक पुराने रजिस्ट्रेशन से जुड़े थे, जो शू मोची का असली नाम था। पिता के नाम के आगे साफ साफ शेन मिंगयुआन लिखा हुआ था। दूसरा दस्तावेज 10 साल पुराने एक अखबार के पीले पड़ चुके पन्ने का स्क्रीनशॉट था। उसकी मुख्य खबर हेडलाइन बेहद चौंकाने वाली थी। तकनीक लीक होने और सॉन्ग ग्रुप की गंदी साजिशों भरी प्रतिस्पर्धा के चलते लिन ग्रुप दिवालिया हुआ। चेयरमैन लिन मिंगयुआन की तनाव के कारण मृत्यु। तीसरा दस्तावेज शेन मिंगयुआन और सॉन्ग जिवाई के पिता सॉन्ग बहुआ की एक तस्वीर थी, जिसमें वे अपनी जवानी के दिनों में सके भाइयों की तरह नजर आ रहे थे। साथ ही ऐसे रिकॉर्ड भी थे जिनसे पता चलता था कि उनके बीच पूरी तरह से मनमुटाव होने से पहले वे दोनों बेहद करीबी कारोबारी साझेदार थे। चौथा दस्तावेज शू मोची और शेन जियू के नाम पर चल रहे कुछ विदेशी ऑफशोर बैंक खातों का ब्यौरा था, जिनसे पता चलता था कि पिछले कुछ सालों में इन खातों में भारी मात्रा में पैसों का लेन देन हुआ था। इन पैसों के स्रोत बेहद गुप्त और पेचीदा थे और रकम इतनी ज्यादा थी कि उसने शू मोची की उस गरीब छात्र वाली छवि को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जिसे बनाए रखने के लिए उसने इतनी कड़ी मेहनत की थी। और अंत में शू मोची की अपनी असली माँ के साथ एक हाई रेजोल्यूशन तस्वीर सामने आई। एक ऐसी महिला जिसका रहन सहन और अंदाज सॉन्ग जिवाई से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया, जिसके बाद अचानक जोरदार हंगामा मच गया। शेन जियू, लिन ग्रुप, क्या ये वही कंपनी नहीं है जिसे सॉन्ग परिवार ने सालों पहले बर्बाद कर दिया था? तो वो शेन मिंगयुआन का बेटा है। हे भगवान, वो तो यहाँ बदला लेने आया है। अब समझ में आया। मुझे पहले से ही शक था कि कोई साधारण सा बिना किसी पृष्ठभूमि वाला गरीब छात्र भला सॉन्ग जिवाई को इस तरह कैसे लुभा सकता है, या परिवार के भीतर इतना बड़ा हंगामा कैसे खड़ा कर सकता है। और वो पैसा, वाह, कोई
कोई ऐसा लड़का नहीं था जो सॉन्ग जीवाई के पैसों पर ऐश कर रहा हो। उसके पास तो पहले से ही किसी अज्ञात स्रोत से मिली अथाह दौलत मौजूद थी। जैसे ही स्क्रीन पर ये सब सामने आया, शू मोची नहीं बल्कि शेनजियो का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। वह साफ तौर पर थर थर कांप रहा था। उसने अपनी सहज प्रवृत्ति के चलते दौड़कर स्क्रीन को छिपाने की कोशिश की, लेकिन वे तस्वीरें हर जगह फैली हुई थी, ठीक किसी सार्वजनिक सजा की तरह जो उसके द्वारा बोले गए हर एक झूठ की पोल खोल रही थी। सॉन्ग जीवाई तेजी से घूमी और पूरी तरह से हक्का बक्का होकर अविश्वास भरी नजरों से उसे घूरने लगी। उसकी आंखों में इस बात को लेकर भीषण क्रोध की ज्वाला फड़क रही थी कि उसे इतनी बुरी तरह से धोखा दिया गया था। शेनजियो, बदला? तुम तो शुरू से ही मुझसे झूठ बोलते आ रहे हो। तुम मेरे करीब सिर्फ सॉन्ग से बदला लेने के लिए आए थे। पहली बार सबके सामने उसने उस आदमी की तरफ देखा जिसके लिए उसने अपनी शादी को धोखा दिया था। उसकी आंखों में सिवाय ठंडी शक भरी नफरत के और कुछ नहीं था। मैं पोडियम तक गया और माइक पकड़ लिया। मेरी आवाज स्पीकर्स के जरिए कमरे के हर कोने में ठंडी और साफ गूंज उठी। मिस्टर शू मोची, या मुझे कहना चाहिए मिस्टर शेनजियो, जो मिस सॉन्ग को बहकाने के लिए एक गरीब छात्र होने का नाटक कर रहे थे, चुपके से तलाक के कानूनी कागजों में हेरफेर कर रहे थे और इतने समय से सॉन्ग परिवार के आसपास ही मंडरा रहे थे। क्या यह सिर्फ सॉन्ग से बदला लेना था, या तुम उन सुरागों के पीछे पड़े थे जो मेरी माँ लिन वानशिंग ने हमारी अगली पीढ़ी के मटेरियल्स के मुख्य फॉर्मूलों के बारे में छोड़े थे? यह सच का बम उस पर जमीन खिसकने जैसी जोरदार ताकत से गिरा, जिसने शू मोची को उसकी अपनी ही शर्म की दीवार से चिपका दिया। उसकी बनावटी पहचान अब खत्म हो चुकी थी। उसके बुरे इरादे और संदिग्ध तरीके अब सबके सामने आ चुके थे। इस ऊंचे तबके में जहां इज्जत ही सब कुछ होती है, वो समाज की नजरों में मर चुका था। उसका नाम पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। सॉन्ग जीवाई ने उस आदमी की तरफ देखा जो अब उसके लिए एक अजनबी बन चुका था, और फिर मेरी तरफ देखा जो स्टेज पर बर्फ की तरह ठंडी खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे उसके शरीर से सारी जान ही निकल गई हो। वो लड़थड़ाकर पीछे हटी और लगभग गिर ही गई थी। उसे लगा था कि अपनी प्रेम कहानी और हालात पर उसका पूरा काबू है, लेकिन उसे तब एहसास हुआ कि वो तो किसी और के बदले के खेल में बस एक मोहरा भर थी। वो शानदार समारोह पूरी तरह से अफरा तफरी में बदल गया। हर तरफ फुसफुसाहटे, हैरानी भरी आहें और घिनौनी नफरत भरी नजरें दिखाई दे रही थी। शू मोची ने चीख चीख कर खुद का बचाव करने की कोशिश की कि ये सब एक साजिश है, लेकिन जब सबूत सामने थे तो उसकी बातों का कोई मतलब नहीं रह गया था। उसके आसपास जो लोग अभी कुछ देर पहले तक हंस रहे थे और दोस्तों जैसा बर्ताव कर रहे थे, अब वे उससे ऐसे दूर भाग रहे थे जैसे उसे कोई छूत की बीमारी हो। हर कोई तेजी से उससे दूर हट गया। आखिर में सॉन्ग जीवाई की ठंडी और नफरत भरी नजरों के बीच वो एक हारे हुए इंसान की तरह बेहद दयानी हालत में उस जगह से चुपचाप खिसक गया। ये ऊंचा तबका बहुत छोटा है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। अब उसके पास यहाँ छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। ई है उसके पीछे नहीं गई। वह बस वहीं खड़ी रही, पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था और उसकी आंखें खाली खाली लग रही थी। उसने मेरी तरफ कई तरह के मिले जुले भावों के साथ देखा, गुस्सा, शर्मिंदगी, लेकिन सबसे ज्यादा तो वह ऐसी लग रही थी जैसे उसकी पूरी दुनिया ही अभी अभी तबाह हो गई हो। वह पूरी तरह से खो गई थी। उसके होंठ हिले जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो, शायद मुझसे भिड़ना चाहती हो, या शायद पछतावे में कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आखिर में उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वह अचानक मुड़ी और अपनी ऊंची हील्स में लड़खड़ा गई, जो अब उसे बहुत भारी लग रही थी। वह किसी तरह संघर्ष करते हुए वहां से बाहर निकली और उस जगह को पीछे छोड़ गई जहां उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। मैंने उसे दूर जाते हुए देखा। वह कितनी छोटी और नाजुक लग रही थी। मुझे अपने इस बदले से कोई खास खुशी भी नहीं मिली। उस सारी अफरा तफरी के बाद मुझे बस एक अजीब सी शांति महसूस हुई। सू वॉन ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और फुसफुसाकर कहा, यह सब हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर रहा। लेकिन ये जानते हुए कि शू मोची कितना जहरीला इंसान है, वह चुपचाप बैठकर यह सब बर्दाश्त नहीं करेगा। वह जरूर कोई न कोई बौखलाहट भरा कदम उठाएगा और तुम्हारी माँ का हार हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। उसे सबके सामने चुनौती देना सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं था। इसका मकसद उसे परेशान करना था। मैं उसे कोई कदम उठाने पर मजबूर करना चाहता था। अगर वो घबरा जाता है तो उससे जरूर कोई न कोई गलती होगी और ठीक उसी समय हम उसे पकड़ लेंगे। वो हार जिसे सॉन्ग जीहे ने चुराया था आखिरकार शू मोची के पास पहुंच गया। वो हमेशा से मेरी आंखों की किरकिरी बना रहा है। उसने उसे हासिल करने के लिए इतनी कड़ी मेहनत की कि कागजों में हेरफेर करके खुद के पकड़े जाने का जोखिम भी उठा लिया। ये पक्का किसी मामूली ड्रामे या किसी साधारण यादगार चीज के लिए नहीं था। उस सादे से बिकने वाले हार में जरूर कुछ बहुत बड़ी चीज छिपी है, कुछ ऐसा
जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है। पार्टी के कुछ दिनों बाद ऊपर से तो सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था। मैंने अपने सबसे काबिल लोगों को 2 अलग अलग मिशन पर भेजा। एक टीम शू मोची पर पूरी तरह नजर रखे हुए थी और दूसरी उस हार की ठीक ठीक जगह का पता लगाने में जुटी थी। इसी बीच सू वॉन ने अपने कानूनी संपर्कों का इस्तेमाल करके इस बात की हर छोटी बड़ी जानकारी खंगालनी शुरू की कि आखिर उस समय लिन ग्रुप कैसे डूब गया था। वो मेरी माँ की मौत से जुड़ी किसी भी संदिग्ध बात की तलाश में थी और उस हार के बारे में और सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जल्द ही दोनों ही तरफ से एक ही समय पर कोई बड़ी सफलता हाथ लगी। शू मोची पर नजर रखने वाले लोगों ने हमें खबर दी। पार्टी में बेइज्जत होने के बाद से वो बिल्कुल चुपचाप और सबसे नजरें बचाकर रह रहा था, लेकिन वो एक खास अंतरराष्ट्रीय नंबर पर लगातार कई एनक्रिप्टेड गुप्त कॉल कर रहा था। इसके अलावा उसने एक बहुत ही संदिग्ध और गुप्त रास्ते से विदेश में एक छोटा चपटा सा पैकेट भेजा था। हमने अपने संपर्कों की मदद से उस पैकेट का पता लगा लिया। वो पैकेट यूरोप की एक बहुत ही आला दर्जे की ज्वेलरी जांच और मरम्मत करने वाली कंपनी की ओर जा रहा था। ठीक वैसी कंपनी जो बेहद कीमती और अति गोपनीय चीजों को संभालती है। उसने सचमुच उस हार को बाहर भेज दिया था। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। मेरी माँ के पास ज्यादा गहने नहीं थे, वो हमेशा वही हार पहना करती थी। वो एक क्लासिक पुराने जमाने की शैली का हार था। उसमें लगा नीलम अच्छी क्वालिटी का तो था, लेकिन वो यकीनन कोई अनमोल पुश्तैनी धरोहर नहीं था। इस बात से कि शू मोची उसे गुपचुप तरीके से दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी में जांच के लिए भेजने को इतना बेताब था, ये साफ जाहिर होता था कि वो किसी बहुत बड़ी साजिश में लगा हुआ है। इस बात से हमारी सोच की पुष्टि हो गई। असल में वो हार ही इस पूरी पहेली की चाबी है। लगभग उसी समय सुवॉन को एक बड़ी सफलता मिली। अपने सूत्रों के जरिए वह उस असली नीलामी घर के अंदरूनी आर्काइव तक पहुंच गई। रिकॉर्ड से पता चला कि जब सॉन्ग जीहे ने बोली जीती और मालिकाना हक जू मोची को ट्रांसफर हो गया, तो शुरुआती मूल्यांकन हैरानी की बात है कि बहुत ही साधारण था। उसमें बस सामग्री और युग का जिक्र था, लेकिन नीचे एक छोटे से आसानी से नजरअंदाज हो जाने वाले नोट में बहुत छोटे अक्षरों में एक लाइन लिखी थी। अंदरूनी दीवार पर कोई संभावित अप्राकृतिक माइक्रो इंसर्ट मिला है। इसकी बनावट अनोखी है। यह उस युग की सामान्य कारीगरी से मेल नहीं खाता। पेशेवर बिना नुकसान पहुंचाए की जाने वाली जांच की सिफारिश की जाती है। एक माइक्रो इंसर्ट इस युग का नहीं। सुवॉन और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों के मन में बिल्कुल एक ही बात चल रही थी। मेरी माँ सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में एक शीर्ष स्तरीय वैज्ञानिक थी। वह हमेशा 10 कदम आगे रहती थी। क्या ये मुमकिन है कि उन्होंने अपने सबसे जरूरी काम को किसी ऐसी जबरदस्त हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल करके छिपा दिया हो जिसे उस समय कोई पकड़ ना पाता, उसे बहुत छोटा कर दिया हो और उसे उस हार में रख दिया हो जिसे वह हर दिन पहनती थी। यह बिल्कुल उन्हीं के जैसा काम है। वह हमेशा तैयार रहती थी। अब हमें उस हार को हासिल करना ही होगा। हम उन्हें कोई ऐसी जांच नहीं करने दे सकते जिससे उसे कोई नुकसान पहुंचे। मैंने फोन मिलाया। मैंने आदेश दिया, हमारे पास जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हैं, उन सब का इस्तेमाल करो, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। हमें उस हार को तब तक हासिल करना होगा जब तक वे यूरोपीय टेक विशेषज्ञ उसके अंदर छेड़छाड़ करना शुरू न कर दे। ये आधी दुनिया में समय के साथ एक बहुत बड़ी दांव वाली दौड़ थी। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था। आखिर में पैसा और ताकत ही काम आए। एक भारी भरकम प्राथमिकता शुल्क और गुप्त प्रोसेसिंग खर्च चुकाने के बाद जो उस हार की असली कीमत से कहीं ज्यादा था, उस मूल्यांकन फर्म के एक वरिष्ठ प्रबंधक ने हमारे साथ सहयोग करने का फैसला किया। ठीक उसी समय जब शीर्ष तकनीकी टीम ने अपने सटीक औजार लगा लिए थे और माइक्रो प्रोब स्कैन शुरू ही करने वाले थे, मेरे लोगों ने रातों रात एक माहिर कारीगर द्वारा बनाए गए एक बेहतरीन नकली हार का इस्तेमाल करके बड़ी सफाई से असली हार को बदल दिया। हमने असली हार की जगह वह नकली हार रख दिया। जब असली हार एक सुरक्षित डिब्बे में मेरे पास वापस पहुंचा दिया गया तो मैंने गहरी सांस ली और अपने तेजी से धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की। मेरे हाथ में वह हार गर्म महसूस हो रहा था और उसकी बनावट सचमुच बहुत सादी थी। उस नीलम में एक हल्की सी चमक थी। मैंने अपनी माँ के नोट्स में मिले एक रहस्यमयी संकेत का पीछा किया जो एक छोटे से छिपे हुए पैटर्न के बारे में था और एक खास चुंबकीय माइक्रो की बाहर निकाली। यह चाबी असल में उस पुरानी घड़ी का एक हिस्सा थी जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ी थी। मुझे हमेशा लगता था कि यह बस एक यादगार निशानी है। मैंने इसे क्लिप के अंदर एक छोटे अदृश्य निशान पर दबाया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज हुई, इतनी हल्की कि मुश्किल से ही सुनाई देती, और नीलम का निचला हिस्सा एक गुप्त खाने की तरह खुल गया। उसके अंदर एक छिपा हुआ स्टोरेज यूनिट था जो चावल के दाने से भी छोटा था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी धड़कनें मुझे अपने कानों में भी सुनाई दे रही थी। मैंने सावधानी से उस यूनिट को निकाला और अपने सुरक्षित रीडर में लगा दिया। मेरी माँ के नोट्स में बिखरे हुए बेतरतीब अक्षरों और अंकों से बना एक पासवर्ड डालने के बाद आखिरकार एक टॉप सीक्रेट फाइल मेरी आंखों के सामने खुल गई। ये
सिर्फ कोई साधारण मटेरियल फॉर्मूला नहीं था, ये कमरे के तापमान पर काम करने वाले सुपरकंडक्टर का एक संपूर्ण, जबरदस्त और बुनियादी सिद्धांत था। ये एक पूरा तकनीकी पैकेज था जिसमें उसे बनाने के तरीके और मुख्य प्रक्रियाएं भी शामिल थी। इसमें एक बिल्कुल नए मटेरियल के मूल सिद्धांतों, उसे तैयार करने के तरीकों और उसके संभावित उपयोगों का विस्तृत विवरण था। ये सिद्धांत अपने समय से इतना आगे था, इसका तकनीकी रास्ता इतना साफ था और इसका छिपा हुआ मूल्य तथा इसकी क्षमता इतनी जबरदस्त थी। ये ऊर्जा, परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा जैसे वैश्विक मुख्य उद्योगों में पूरी तरह से क्रांति ला सकती थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उस समय सोंग दाह्वान इतना लालची क्यों हो गया था। उसने मेरे पिता से इस शोध को चुराने के लिए घटिया से घटिया हथकंडे अपनाए थे। जरा सोचिए, मेरी माँ ने अकेले दम पर इस सैद्धांतिक तकनीक को हकीकत के इतना करीब पहुंचा दिया था। तकनीकी फाइलों के बिल्कुल आखिर में एक अलग से एन्क्रिप्टेड सुरक्षित फोल्डर था जिसका नाम था वांग कॉइंग की इच्छा। एक और पासवर्ड डालकर उसे खोलने के बाद मुझे डॉन नाम के एक चैरिटी ट्रस्ट फंड का बहुत ही विस्तृत मसौदा मिला। इसमें उसकी संरचना का डिजाइन और उसे शुरू करने के कोड शामिल थे। साथ में लगी चिट्ठी में मेरी माँ ने लिखा था कि उन्हें उम्मीद है कि इस तकनीक से जो अपार धन और प्रभाव मिलेगा उसका ज्यादातर हिस्सा दुनिया भर के गरीब इलाकों में बच्चों की शिक्षा के लिए लगातार फंड देने में इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही बुनियादी स्वास्थ्य सेवा और विज्ञान कार्यक्रमों के लिए भी, ताकि साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को अपनी किस्मत बदलने और एक बड़ी दुनिया देखने का मौका मिल सके। ठीक वैसे ही जैसे सुबह का सूरज अंधेरे को मिटाकर उम्मीद की किरण जगाता है। स्क्रीन पर अपनी माँ की जानी पहचानी और ममता भरी लिखावट को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो मेरे लिए सिर्फ बदला लेने का जरिया और मेरी जिंदगी की बुनियाद ही नहीं छोड़ गई थी। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उन्होंने मुझे मेरे जीवन के असली उद्देश्य और मेरी जिम्मेदारी की ओर भी राह दिखाई थी। जब मैं इस भविष्य की टेक्नोलॉजी को समझने और अपनाने में अपनी पूरी जान लगा रहा था और इसका इस्तेमाल करके फेंगशेंग के लिए एक नया रणनीतिक अपग्रेड लाने की जल्दी में था, ताकि बेहतर टेक्नोलॉजी की मदद से सोंग परिवार के बिजनेस को पूरी तरह से तबाह कर सको, तभी एक और बिल्कुल अप्रत्याशित लेकिन पूरी तरह से तार्किक खबर आई। सोंग जी है असल में मेरे दरवाजे पर आ गई। इस बार वो शू मोची को अपने साथ नहीं लाई थी। वो बिल्कुल अकेली थी। वो उस गाला पार्टी के मुकाबले और भी ज्यादा थकी हारी और पीली पड़ी लग रही थी। उसकी आंखों में पूरी तरह से निराशा और घबराहट साफ झलक रही थी। वो रिसेप्शन और मेरे असिस्टेंट्स को नजरअंदाज करते हुए सीधे मेरे ऑफिस में घुस आई। उसे अब बुनियादी शिष्टाचार या अपनी इज्जत की भी कोई परवाह नहीं थी। लिंगफेंग वह बच्चा बीमार है। उसकी आवाज भारी और सूखी हुई थी। उसकी आंखें बेहद लाल और सूजी हुई थी। साफ पता चल रहा था कि वो बहुत देर से रो रही थी। उसे लगातार तेज बुखार आ रहा है। उसके खून की कई जांचों के नतीजे असामान्य आए हैं। डॉक्टरों को शक है कि ये कोई जेनेटिक, खून से जुड़ी या इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने तुरंत एक गहरी जेनेटिक जांच करवाने की सलाह दी है। कांपते हुए उसने एक बिल्कुल नई, जल्दबाजी में करवाई गई जेनेटिक जांच की रिपोर्ट मेरे डेस्क पर पटक दी। उसकी आवाज रोने की वजह से टूट रही थी। मैंने चुपके से मोची के नहीं, शू मोची के बाल और उस बच्चे के मुंह से एक स्वैब लेकर तुरंत एक पितृत्व जांच, पैटर्निटी टेस्ट करवाई। रिपोर्ट में सबसे अहम बात साफ और बेरहमी से लिखी थी, जैविक पितृत्व की संभावना नहीं है, बायोलॉजिकल पैटर्निटी एक्सक्लूडेड। मुझे इस नतीजे पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। जब मैं शू मोची की असली पहचान के बारे में गहरी छानबीन कर रहा था, तब मुझे कुछ बिखरे हुए सुराग और अफवाहें मिली थी कि सालों पहले उसे एक गंभीर चोट लगी थी जिसका असर शायद उसकी प्रजनन क्षमता पर पड़ा हो, और ये बातें पहले से ही इस संभावना की ओर इशारा कर रही थी। उस समय जब वह सोंग जी के करीब आया भी नहीं था, उससे पहले वो कुछ समय के लिए गायब हो गया था। उसने दावा किया था कि वो किसी अकादमिक आदान प्रदान, एकेडमिक एक्सचेंज के लिए विदेश गया था, लेकिन शायद वो कुछ निजी मामले निपटा रहा था, जैसे कि ये पता लगाना कि उसे बच्चा कहाँ से मिल सकता है। और फिर मैंने उसकी ओर शांति से देखा। मेरी मन में उसके लिए जरा भी दया नहीं थी, बस कर्मों का एक ठंडा सा एहसास था। मुझे याद आया कि उस बच्चे की वजह से वो मेरे साथ कितनी बेरहम और कठोर हो गई थी। कैसे वो पूरे भरोसे के साथ और आंखें मूंद कर ये मान बैठी थी कि वो बच्चा उसी के और शू मोची के प्यार की निशानी है। ये सचमुच बहुत ही अजीब विडंबना थी। और सोंग जीवाई ऐसे भड़क उठी जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। उसकी आवाज इतनी तीखी और चीखने जैसी थी कि कानों में चुभ रही थी, लगभग पागलपन भरी। उसने मुझसे झूठ बोला। उसने मुझसे हर बात पर झूठ बोला, अपनी पहचान से लेकर अपने इरादों तक, यहाँ तक कि इस बच्चे के बारे में भी। मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे ये सब झेलना पड़ा? मैं सोंग जीवाई उसके जैसे धोखेबाज के हाथों इतनी बेवकूफ कैसे बन गई? और उसके लिए, सिर्फ उसके लिए मैंने। उसके शब्द अचानक बीच में ही रुक
गए। उस भारी दर्द और अपमान के कारण उसके लिए आगे कुछ भी कह पाना नामुमकिन हो गया था। वो बस अपने हाथों में अपना चेहरा छिपाकर रोती रही। उसकी उंगलियों के बीच से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कोई बांध टूट गया हो, और सिर्फ उसके लिए तुमने उस इंसान को धोखा दिया और उसे तकलीफ पहुंचाई जो ने असल में तुम्हारे साथ हमेशा सही बर्ताव किया था। मैंने उसकी बात को बीच में ही पूरा करते हुए ठंडे लहजे में कहा। मेरी आवाज में कोई भी भावना नहीं थी। सॉन्ग जीवाई, क्या ये सब ठीक वैसा ही नहीं है जैसा तुमने उस वक्त खुद अपनी मर्जी से चुना था, जब तुम उसके बुने हुए सच्चे प्यार और तुम्हारी जान बचाने जैसे झूठे जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी? क्या तुमने मेरी दी हुई एक भी चेतावनी पर कभी ध्यान दिया था? क्या तुमने मुझ पर कभी जरा सा भी भरोसा किया था? उसने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी आंखों में बेहिसाब पछतावा और एक बेचैन, लगभग पागलपन भरी गुहार झलक रही थी। लिंग फेंग, मुझे पता है कि मैं गलत थी। मुझे सच में एहसास है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ये सब मेरी ही गलती है। उस वक्त मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। मैं अंधी हो गई थी। प्लीज उन सभी सालों की खातिर जो हमने साथ बिताए हैं, मेरी मदद करो। अब सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। वह जानवर शूमोची, उसके पास यकीनन अभी भी ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके वह मुझे धमका सकता है। सॉन्ग परिवार अंदर से पूरी तरह टूट रहा है। तनाव के मारे मेरे पिताजी बीमार पड़ गए हैं। हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। तुम्हारी मदद करो। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैंने ठीक वही कभी ना भूलने वाले शब्द दोहराए जो उसने सालों पहले उस अस्पताल के गलियारे में मुझसे कहे थे। सॉन्ग जीवाई, अब ये नाटक करना बंद करो। वह जोर से सिहर उठी जैसे किसी अदृश्य चीज से उसे कोड़े मारे गए हो। उसके चेहरे का सारा रंग एक ही पल में उड़ गया। वह एकदम सफेद किसी कागज जैसी दिखने लगी। मैं अपनी जगह से उठा और कमरे की छत से लेकर फर्श तक फैली बड़ी बड़ी खिड़कियों की तरफ चल दिया, जहाँ से नीचे सड़क पर चींटियों की तरह रेंगते हुए वाहनों का जाम साफ दिखाई दे रहा था। उसकी तरफ पीठ करके मैंने हर शब्द साफ और बेरहमी से कहा, तुम्हें ठीक वैसा ही भुगतना पड़ेगा जैसा तुमने उस वक्त मेरे साथ किया था। तुमने यह रास्ता खुद चुना है और अब तुम्हें रेंगते हुए इसके आखिर तक जाना होगा। मैं रुका। आखिर में मेरी इंसानियत का एक छोटा सा हिस्सा उस मासूम जान के लिए तरस खा रहा था। जहाँ तक उस बच्चे की बात है, वह बेकसूर है। अगर तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में बच्चों के खून या जेनेटिक बीमारियों के माहिर डॉक्टरों से संपर्क करना हो तो मैं तुम्हें उनकी जानकारी और कांटेक्ट दे सकता हूँ, लेकिन इसका सारा खर्च तुम्हें खुद उठाना होगा। ये आखिरी रहम है जो मैं तुम पर करूंगा, और ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस बच्चे के लिए है जिसे इस दुनिया में सिर्फ एक औजार की तरह इस्तेमाल करने के लिए लाया गया था। मेरे पीछे से सॉन्ग जीवाई के पूरी तरह से टूट जाने की आवाज आई। वह बेकाबू होकर रो रही थी और फिर उसके शरीर के जमीन पर जोर से गिरने की एक भारी सी आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरा दिल पत्थर का हो चुका था। 3 साल पहले उस ठंडे और मायूस कर देने वाले अस्पताल के कमरे के बाहर सॉन्ग और उसके परिवार ने मेरे दिल से रहम और हमदर्दी का हर कतरा निचोड़ लिया था। मेरी माँ द्वारा छोड़ी गई कोर टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया को बदल सकती थी, के दम पर मेरी कंपनी फेंगशिंग एक ऐसी मशीन की तरह बन गई थी जिसमें सबसे शक्तिशाली इंजन लगा हो, एक साफ सुथरे तकनीकी रास्ते और एक जबरदस्त शुरुआती बढ़त के साथ वह तेजी से तरक्की की राह पर दौड़ पड़ी थी। हमने तेजी से अपनी सप्लाई चेन के सभी संसाधनों को एक साथ जोड़ा, अपनी आधुनिक प्रोडक्शन लाइनों का विस्तार किया और देश विदेश की कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों, ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों और हाईटेक ग्रुप्स के साथ कई खास रणनीतिक साझेदारियां की। फेंगशिंग ने सॉन्ग परिवार के पारंपरिक गढ़ों में भी उनके मार्केट शेयर को बहुत तेजी से हथियाना शुरू कर दिया था। अब उनकी बर्बादी को रोकना नामुमकिन हो चुका था। महज 6 महीनों के अंदर, जी हाँ, सिर्फ 6 महीनों में कमरे के तापमान पर काम करने वाले सुपरकंडक्टर के सिद्धांतों पर आधारित एक और बड़ी तकनीकी सफलता के बाद फेंगशिंग का मार्केट वैल्यू सॉन्ग ग्रुप के घटते हुए रसूख को पूरी तरह से पीछे छोड़ते हुए उसे पूरी तरह से कुचल चुका था। फाइनेंशियल मीडिया इस कारोबारी दुनिया में आए इस जबरदस्त भूचाल को बयान करने के लिए मशाल का हस्तांतरण, सत्ता का बदलाव और लिंग फेंग का क्रांतिकारी दौर जैसी जुमलों का इस्तेमाल कर रहा था। हमारे इस खास दायरे में अब पासा पूरी तरह से पलट चुका था। जो लोग पहले सॉन्ग परिवार की चापलूसी करते थे और सॉन्ग डेवो के तलवे चाटते थे, अब वे सब मेरे पीछे पड़े हुए थे और मुझे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। सॉन्ग परिवार के अंदर तो पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। उनका मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। जब सॉन्ग डेवो को शूमोची की असली पहचान और उस कड़वी सच्चाई का पता चला कि उसका प्यारा पोता असल में उसका अपना खून नहीं है, तो वह इतना आग बबूला हो गया कि उसकी पहले से ही खराब सेहत पूरी तरह से बिगड़ गई। उसे स्ट्रोक आया और उसे तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। कंपनी की बागडोर
कुछ समय के लिए घबराई हुई सॉन्ग और उसकी माँ मिसेस सॉन्ग वांग याजी के हाथों में आ गई। हालांकि ऐसे संकट का सामना करते हुए वांग याजी का बर्ताव काफी अजीब लग रहा था। वह ना तो हालात को संभालने में कोई दिलचस्पी दिखा रही थी और ना ही पारिवारिक व्यवसाय को बचाने में। असल में कुछ असामान्य गतिविधियां चुपके चुपके होने लगी थी। सॉन्ग ग्रुप के कई मुख्य प्रोजेक्ट्स का गोपनीय डेटा कथित तौर पर प्रतिस्पर्धियों तक लीक कर दिया गया था। सॉन्ग डेवू के प्रति वफादार कुछ पुराने और अनुभवी लोगों को अलग अलग कारणों से किनारे कर दिया गया या फिर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। और शू मोची, जिसे इस समय तनाव में होना चाहिए था और छिपा हुआ होना चाहिए था, वह असल में फिर से सक्रिय होने लगा था। कुछ समय तक शांत रहने के बाद वह सॉन्ग परिवार की दूसरी शाखा के सदस्य सॉन्ग जीवे के चाचा सॉन्ग डामिंग से भी असामान्य रूप से अक्सर मिलने लगा था। वे दोनों आपस में हाथ मिला रहे थे। सू वान ने मेरे सामने एक बिल्कुल नई जांच रिपोर्ट रखी। उसके चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। शू मोची सॉन्ग जीवे के आसपास मंडराते हुए उसे जो सॉन्ग परिवार के अंदरूनी राजों का विशाल भंडार हाथ लगा था उसका इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही वांग याजी या सॉन्ग जीवे के बारे में उसके पास जो भी राज या कमजोरियां है उनका इस्तेमाल करके वो सॉन्ग डामिंग के साथ गठबंधन कर रहा है। सॉन्ग डामिंग जो हमेशा से ही परिवार का मुखिया बनना चाहता था। जब सॉन्ग डेवू बीमार है ठीक उसी समय वे दोनों मिलकर कंपनी पर जबरदस्ती कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। वो एक पल के लिए रुकी और रिपोर्ट में लिखी एक जानकारी की ओर इशारा करते हुए बोली, और वांग, उसका रवैया भी बहुत ही अस्पष्ट और संदिग्ध है। ऐसा लगता है कि वो इस सब को होने दे रही है। यहाँ तक कि ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि वो शायद चुपके चुपके इस काम को बढ़ावा दे रही है। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वांग याजी वही पारंपरिक समाज की महिला जिसका मेकअप हमेशा बेदाग रहता था, जिसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान सजी रहती थी और जो अपने पति की पूरी तरह से आज्ञाकारी लगती थी। आखिर इस पारिवारिक संकट में उसकी असली भूमिका क्या है? मेरे मन में एक बेहद खौफनाक थ्योरी सिद्धांत आकार लेने लगी। इसके अलावा सू वान एक पल के लिए रुकी और मेरी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में विरोधाभासी भाव थे, दया और निश्चितता का एक अजीब सा मिश्रण। तुम्हारी माँ की कार दुर्घटना के बारे में मुझे कुछ नए और ज्यादा सीधे सुराग हाथ लगे हैं। जिस ड्राइवर की वजह से वो दुर्घटना हुई थी उसने अपनी सजा पूरी होते ही अपने पूरे परिवार के साथ विदेश में जाकर बसने का इंतजाम कर लिया था। उनका रहन सहन का स्तर उनकी सामान्य आमदनी से कहीं ज्यादा ऊंचा है। जब हमने उनके पैसों के स्रोत का पता लगाया तो हमें पता चला कि एक बड़ी रकम को कई विदेशी शेल कंपनियों, कागजी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करके ठिकाने लगाया गया था। इस पैसे का अंतिम स्रोत एक ऐसी ऑफशोर शेल कंपनी की ओर इशारा करता है जिसका वांग याजी की मां के परिवार के साथ गुप्त रूप से कोई न कोई संबंध है। मेरा दिल जोर से धड़क उठा और मैं पूरी तरह से सुन पड़ गया। ऐसा लगा मानो किसी ने मुझे उठाकर सीधे किसी फ्रीजर में डाल दिया हो। मेरी माँ की मौत महज एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि वो एक सोची समझी हत्या थी। वांग याजी, बहुत मुमकिन है कि वो उन मुख्य गुनहगारों में से एक हो जिसने मेरी माँ की हत्या की साजिश रची थी। इस एहसास से मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मेरे पैरों से लेकर सिर तक एक गहरी हड्डियों तक पहुंचने वाली ठंड दौड़ गई। अगर ये सच है तो क्या उस समय सॉन्ग जीवे का धोखा सचमुच सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो प्यार में अंधी थी और बिगड़ी हुई थी? क्या इसमें उसकी माँ की तरफ से जानबूझकर की गई हेराफेरी और शोषण भी शामिल था? एक ज्यादा गहरी, बड़ी और ज्यादा खौफनाक साजिश की रूपरेखा धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने उभर रही थी, जो हर किसी को अपनी चपेट में ले रही थी। ठीक उसी समय जब मैं अपने बेहिसाब गुस्से से जूझ रहा था और इस चौंकाने वाली और क्रूर थियरी को समझने की कोशिश कर रहा था, तभी एक अनजान नंबर से एक एनक्रिप्टेड कॉल आई। मैंने उसे उठाया। वो सॉन्ग जीवे थी। उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी। उसमें एक तरह की हताश, सब कुछ या कुछ नहीं वाली स्थिरता थी, जो उस औरत से बिल्कुल अलग थी जो कुछ समय पहले मेरे ऑफिस में फूट फूट कर रोई थी। लिंग फेंग, मुझे पता है कि इस समय तुम मेरी आवाज बिल्कुल नहीं सुनना चाहोगे। वो तेजी से नहीं बोली, लेकिन इसने हर शब्द को साफ साफ बोला। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी जानकारी है जो तुम्हें अपनी माँ की मौत के असली कारण और मेरी माँ वांग के बारे में जाननी चाहिए। हम एक प्राइवेट क्लब में मिले जहाँ पूरी तरह से एकांत और कड़ी सुरक्षा थी। सॉन्ग जीवे को दोबारा देखकर लगा कि उसका वजन काफी कम हो गया था। वो लगभग हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। उसने एक साधारण काला पैंट सूट पहना था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। चेहरा पीला और आंखें बुझी बुझी सी थी। लेकिन अब उन आंखों में वह खालीपन और खोयापन नहीं था। वे आंखें किसी ताजी म्यान
मुस्कान से निकली खून की प्यासी तलवार की तरह तेज थी, जिनमें एक ठंडी और दृढ़ रोशनी चमक रही थी। संक्षेप में कहे तो उसने इधर उधर की बातों में समय बर्बाद नहीं किया और ठीक से बैठने से पहले ही सीधे मुद्दे पर आ गई। उसकी आवाज धीमी और तेज थी। सू मोचुई और मेरे चाचा सोंग डाइमिंग ने आधिकारिक तौर पर हाथ मिला लिया है। वे अगले हफ्ते सोंग ग्रुप की आपातकालीन शेयरधारक बैठक में हमला करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए वे यह बहाना बनाएंगे कि मेरे पिता इतने बीमार हैं कि काम नहीं कर सकते और उनके पिछले बुरे फैसलों की वजह से ग्रुप एक गंभीर संकट में फंस गया है। वे एक प्रस्ताव पेश करने वाले हैं कि उन्हें चेयरमैन के पद से हटा दिया जाए और मेरे चाचा उनकी जगह ले लें। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दर्द और व्यंग्य की झलक दिखाई दी। और मेरी माँ वांग याजी, उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। असल में जहाँ तक मुझे पता है, हो सकता है कि उन्होंने गुपचुप तरीके से इसमें उनकी अहम मदद भी की हो। मैंने उसे बिना टोके देखा और उसे बात जारी रखने का इशारा किया। मैं पहले कभी यह समझ नहीं पाया था कि मेरी माँ ने शुरू से ही सू मोचुई के अस्तित्व को क्यों नजरअंदाज किया था, यहाँ तक कि तब भी जब मेरे पिता साफ तौर पर इसका विरोध कर रहे थे और मैं खुद भी हिचकिचा रहा था। उन्होंने मुझे बार बार इशारों में समझाया था कि मुझे बहादुरी से अपनी खुशियों को थाम लेना चाहिए। सोंग जीवे के होंठों के कोनों पर एक ठंडी, कड़वी और व्यंग्यपूर्ण मुस्कान उभर आई। यह तब तक चलता रहा जब तक कुछ दिन पहले मुझे अपने पिता के स्टडी रूम में बने एक गुप्त खाने में यह चीज अचानक मिल नहीं गई। उसने एक बहुत पुराना फोन मॉडल मेरी तरफ सरका दिया। यह एक पुराना बर्नर फोन है जिसे मेरी माँ सालों पहले इस्तेमाल करती थी। मुझे लगा था कि यह बहुत पहले ही कहीं खो गया होगा या फेंक दिया गया होगा। इसमें कुछ ऐसे मैसेज हैं जिन्हें डिलीट कर दिया गया था, लेकिन बाद में तकनीकी तौर पर उन्हें रिकवर कर लिया गया। ये मैसेज पूरी तरह से तो नहीं है, लेकिन इनसे सच्चाई के कुछ हिस्सों को जोड़ने में मदद मिल सकती है। इन मैसेज से पता चलता है कि मेरी माँ और मेरे अंकल सोंग डाइमिंग काफी समय से मिलकर कोई साजिश रच रहे थे। सोंग परिवार पर पूरी तरह से कब्जा करने की फिराक में थे। मेरे पिता ने भाई होने के नाते वफादारी निभाई और शायद इसलिए भी क्योंकि तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ हुआ था उसे लेकर उन्हें मन ही मन पछतावा था। इसी वजह से वे हमेशा उन दोनों से सतर्क रहते थे। शायद यही वजह थी कि जब मेरी माँ ने उनका जिक्र किया तो उन दोनों की हिम्मत नहीं हुई कि वे कोई भी जल्दबाजी वाला कदम उठाएं। उसकी आवाज में पछतावे की एक हल्की सी, मुश्किल से महसूस होने वाली थरथराहट थी। अब मुझे पक्का शक हो रहा है कि शू मोचुई का अचानक सामने आना असल में मेरी माँ और अंकल की एक बहुत बड़ी साजिश का ही एक अहम हिस्सा था। उन्होंने शू मोचुई का इस्तेमाल हमारे बीच फूट डालने और सोंग परिवार में उथल पुथल मचाने के लिए किया। असल में वे तुम्हें या ये शू मोचुई को इस्तेमाल करके मेरे पिता को रास्ते से हटाना चाहते थे, जो उनकी सत्ता हथियाने की राह में सबसे बड़ी रुकावट थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी घनी पलकें तेजी से फड़फड़ा रही थीं। उसके चेहरे पर गहरे दर्द और धोखे का भाव साफ झलक रहा था और मैं उनकी नजर में एक बेवकूफ जिसे जानबूझकर निकम्मा बनाया गया था, बस एक बिगड़ी हुई अमीर लड़की जिसे सिर्फ डेटिंग और मौज मस्ती की परवाह थी। मैं तो बस उनके शतरंज के खेल की एक मोहरी थी, एक छोटा सा काम का प्यादा, प्यार में अंधी एक ऐसी कठपुतली जिसे जानबूझकर मेरे पिता का ध्यान भटकाने और सही मौके पर उन पर जानलेवा वार करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये चौंकाने वाला खुलासा सुनकर मैं सचमुच हिल गया। उस समय सोंग जीवे का प्यार के प्रति वह पागलपन, क्या वह उसकी माँ और चाचा की लंबे समय से चली आ रही साजिश का नतीजा था, या कम से कम क्या उन्होंने उसकी नादानी और जिद का पूरी तरह से फायदा उठाया और उसे अपने इशारों पर नचाया था? तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? मैंने भारी आवाज में पूछा। मैंने उसे बड़े गौर से देखा। उसके चेहरे के हर छोटे से छोटे हाव भाव को बारीकी से पढ़ा। इतना कुछ झेलने के बाद अब मैं किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर सकती, खासकर उस पर। उसने अपनी आंखें खोली और सीधे मेरी आंखों में देखा। उसने मेरी नजरों से आंखें नहीं चुराई। उसकी आंखों में एक अजीब सी जुनून भरी जलती हुई दृढ़ता थी। लिन यी की वजह से उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी और दबी हुई भावनाओं के कारण उसकी आवाज भारी हो गई थी। जब मैं छोटी थी तो मेरे माता पिता हमेशा सत्ता और पैसे के लिए आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते थे। तब लिन यी ही थी, वही थी जिसने मेरा ख्याल रखा। वह मुझे वैज्ञानिकों की कहानियां सुनाती थी, मुझे चित्रकारी करना सिखाती थी। उसने ही मुझे बताया था कि लड़कियों के भी अपने सपने और लक्ष्य होने चाहिए। मेरे बचपन में उसने ही मुझे एकमात्र सच्चा अपनापन और प्यार दिया था। मैं उसे अपना आदर्श मानती थी। मैं पूरी तरह उस पर निर्भर थी। वह मेरे लिए दूसरी माँ जैसी थी। उसकी आंखें जल्दी ही लाल हो गईं, लेकिन उसने अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश की। उसकी आंखों में गहरा दर्द और पछतावा झलक रहा था। उस समय जब मैं उस हार के लिए तुमसे लड़ी थी तो वह इसलिए नहीं था कि शू मोचुई को वह हार पसंद था। वह तो बस एक बहाना था। मेरी माँ वांग याजी ने कई बार मुझे इशारों इशारों में यह बात समझाई थी। सच कहूँ तो उसने तो लगभग साफ साफ ही कह दिया था कि उस हार का संबंध किसी बेहद जरूरी तकनीकी जानकारी या उन रहस्य
रहस्यों से हो सकता है जिन्हें लिन यी अपने पीछे छोड़ गई थी। उसने कहा कि हम तुम्हारे जैसे किसी बाहरी व्यक्ति को यह चीज बिल्कुल भी नहीं दे सकते। उसने मुझसे झूठ कहा कि यह सब सोंग परिवार के मुख्य हितों की रक्षा के लिए है। उसने कहा कि उसे डर है कि अगर यह चीज तुम्हारे हाथ लग गई तो तुम इसका इस्तेमाल सोंग परिवार के खिलाफ करोगे। उस समय मैं हद से ज्यादा बेवकूफ थी। मैंने सचमुच उसकी बात पर यकीन कर लिया था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी छाती जोर जोर से ऊपर नीचे होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो ये बातें कहने में उसकी सारी हिम्मत ही खत्म हो गई हो। अभी हाल तक जब मैंने सारी कड़ियों को जोड़ा तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि लिन यी की मौत के लिए जिम्मेदार मुख्य लोगों में से एक शायद वही है, और मैं जिस बेटी को उसने अपने हाथों से पाला पोसा, मैं उसी की हत्या में उसकी साथी बन गई। उस इकलौते इंसान की हत्या में जिसने मुझे कभी माँ जैसा प्यार दिया था। मैंने खुद अपने हाथों से वो आखिरी चीज चुरा ली जो शायद लिन यी तुम्हारे लिए छोड़ गया था। उसकी आवाज में एक गहरी नफरत झलक रही थी। ये नफरत सिर्फ जू मोचुई के लिए ही नहीं थी बल्कि अपनी सगी माँ लिंग फैंग के लिए भी थी। वो मेरा इस्तेमाल करके मेरे पिता के खिलाफ साजिश रचे या सोंग परिवार में उथल पुथल मचा दे। ये सब तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन लिन यी की हत्या के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। और मैं खुद को तो बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकती कि मैं उसकी साथी बनी, कि मैं वो छुरा बनी जिसने लिन यी को मारा। लिंग फैंग, उसने लगभग अपने दांत भींचते हुए ये शब्द कहे। उसकी आंखों में प्रायश्चित करने की एक पागलपन भरी तड़प थी। मुझे पता है कि अब तुमसे माफी मांगने का मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। सोंग परिवार के लिए नहीं, ना ही अपने लिए, बल्कि लिन यी की मौत का बदला लेने के लिए। सोंग परिवार के लिए नहीं, ना ही अपने लिए, बल्कि लिन यी की मौत का बदला लेने के लिए। ये जानने के लिए कि असल में हुआ क्या था। वांग याजी और सोंग डाइमिंग को सबक सिखाने के लिए और उन्होंने जो कुछ भी किया है उसकी सजा उन्हें दिलाने के लिए। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मुझे सोंग परिवार के कारोबार में से एक पैसा भी नहीं चाहिए। मैं तो बस चाहती हूँ कि वे पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। मैं चाहती हूँ कि उन्हें कानून के तहत सबसे कड़ी सजा मिले। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे सामने खड़ी सोंग जीवेई मुझे बिल्कुल ही कोई अजनबी लग रही थी। वो घमंडी, अपनी मनमानी करने वाली और बिगड़ी हुई रईसजादी नहीं थी। वो एक ऐसी औरत थी जिसे उसके अपने ही परिवार में बुरी तरह धोखा दिया था, जो अपने अंदर ढेर सारा सदमा, पछतावा और प्रायश्चित करने की एक जलती हुई चाहत लिए हुए थी। उसकी कहानी सुनने में लॉजिकल लग रही थी और इमोशनली भी ये मेरी माँ के साथ उसके बचपन के जुड़ाव से पूरी तरह मेल खाती थी। साथ ही सू वान की पिछली जांचों से भी परोक्ष रूप से ये पुष्टि हो चुकी थी कि वांग याजी ही मेरी माँ की मौत का मुख्य संदिग्ध था। ये एक बेहद जोखिम भरी साझेदारी थी। सोंग जीवेई के इरादे तो सही लग रहे थे, लेकिन कौन गारंटी दे सकता था कि ये वांग याजी और सोंग डाइमिंग द्वारा बिछाया गया कोई और जाल नहीं था। लेकिन मुझे यह भी मानना पड़ा कि अगर मुझे सोंग परिवार के अंदरूनी घेरे को पूरी तरह से खत्म करना था और खासकर अगर मुझे अपनी माँ की हत्या का अंतिम सच उजागर करके असली हत्यारों को सजा दिलवानी थी, तो सोंग जिवेई जो परिवार का ही एक सदस्य होकर उनके खिलाफ खड़ा हो रहा था, मेरे लिए बहुत जरूरी था। वो ऐसी अहम जानकारी और सबूत दे सकती थी जिन्हें बाहर से हासिल करना लगभग नामुमकिन था। नफा नुकसान तौलने पर यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें जोखिम भी बहुत ज्यादा था और फायदा भी बहुत ज्यादा। ठीक है, मैंने आखिरकार कहा। मेरी आवाज अभी भी ठंडी और पूरी तरह से भावनाओं से रहित थी, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहली, जब तक हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं तुम मेरे आदेश मानोगी, कुछ भी छिपाओगी नहीं और ना ही अपनी मनमानी करोगी। दूसरी बात, तुम्हें हमारे सामने कुछ ठोस चीज लानी होगी। मैं अपनी ईमानदारी और अपनी काबिलियत साबित करूंगी। मैं अब कुछ भी नहीं छिपाऊंगी और ना ही अपनी मनमानी करूंगी। सोंग जिवेई ने पूरी दृढ़ता से जवाब दिया। उसकी आंखें किसी चट्टान की तरह स्थिर थीं। जहां तक खुद को साबित करने की बात है तो अगले हफ्ते शेयर होल्डर्स की मीटिंग में मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। मेरे लिए यह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने और अपना बदला लेने का एकमात्र और आखिरी मौका है। सोंग ग्रुप की आपातकालीन शेयर होल्डर्स मीटिंग की शुरुआत ही एक बेहद गंभीर और तूफान आने से पहले वाली खामोशी भरे माहौल में हुई। मीटिंग हॉल खचाखच भरा हुआ था। हर शेयर होल्डर और बड़े अधिकारी के चेहरे पर एक बेहद गंभीर और बेचैनी भरा भाव था। सोंग डाइमिंग वहाँ उस मुख्य कुर्सी के ठीक बगल में बड़े ही इतराते हुए अंदाज में बैठा था। कुर्सी जो कभी सोंग डावांग की हुआ करती थी। वो अपनी खुशी को छिपा भी नहीं पा रहा था। जू मोचुई जो उसका नया नियुक्त विशेष व्यापार सलाहकार और मुख्य गवाह था, उसके ठीक पीछे बैठा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी छिपी हुई मुस्कान थी और आंखों में एक ऐसी गहरी विजयी चमक जो ये साफ जाहिर कर रही थी कि अब आखिरकार उसे अपना बदला मिलने वाला है। वांग याजी दूसरी तरफ बैठी हुई थी। बाहर से वो शांत दिख रही थी, नजरें
झुकी हुई थी और वो कुछ माला के दानों से खेल रही थी, जैसे इस सारे ड्रामे से उसका कोई लेना देना ही ना हो। लेकिन उसके होठों के आसपास की हल्की सी तनाव की लकीर ने ये जाहिर कर दिया कि वो असल में कितनी ज्यादा बेचैन थी। मीटिंग शुरू होने के बाद सोंग जीवेई एक बेहद कमजोर सोंग दावांग को व्हील चेयर पर बिठाकर अंदर लाई। सोंग दावांग की हालत इतनी खराब थी कि वह ठीक से एक पूरा वाक्य भी नहीं बोल पा रहा था। वे सबसे आखिर में अंदर आए थे। उसके आने पर सोंग डाइमिंग और शू मोचुई दोनों ने ही हल्की सी लगभग ना के बराबर त्योरियां चढ़ाई। मीटिंग बिल्कुल सोंग डाइमिंग की बनाई योजना के मुताबिक चली। उसने और उसके साथियों ने बारी बारी से बड़े जोश के साथ यह गिनाया कि सोंग दहुआ की बीमारी के दौरान उनके घोर कुप्रबंधन और निवेश में की गई लगातार बड़ी गलतियों ने कैसे ग्रुप को एक ऐसे संकट में डाल दिया है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया, और कैसे इससे सभी शेयरधारकों के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। आखिर में उसने अपना दांव चला और आधिकारिक तौर पर सोंग दहुआ को चेयरमैन के पद और उससे जुड़ी सभी जिम्मेदारियों से हटाने का प्रस्ताव रखा। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। एक शांत सपाट सी महिला की आवाज चौंकाने वाले अंदाज में गूंजी। ये वांग याजी थी जो अब तक बिल्कुल चुप बैठी थी। पूरे कमरे में हंगामा मच गया, यहाँ तक कि सोंग डेमिंग भी एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका साथी इतना बेबाक और बेरहम निकलेगा, जिसने दिखावा करने की भी सहमत नहीं उठाई। सोंग दहुआ अपनी व्हील चेयर पर ढीला पड़ गया। उसके टूटे हुए अकॉर्डियन जैसी घरघराहट भरी आवाज निकली जिसमें गहरी पीड़ा छिपी थी। उसकी धुंधली आंखें अपनी पत्नी पर टिकी थी, उनमें गहरा सदमा, गुस्सा और विश्वासघात का दर्द साफ झलक रहा था। ठीक उसी पल कॉन्फ्रेंस रूम के भारी दरवाजे बाहर से जोर से खुले। सुवान और मैं, हमारे पीछे सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन के कई वर्दीधारी, गंभीर दिखने वाले जांच अधिकारी और आर्थिक अपराध जांच इकाई के अधिकारी थे, मजबूत कदमों से अंदर दाखिल हुए। हमारी दमदार मौजूदगी ने पल भर में पूरे कमरे में सन्नाटा खींच दिया। वाइस चेयरमैन सोंग, सुवान और शूमोची। मेरी आवाज कमरे के हर कोने में साफ गूंज रही थी, जिसमें एक अकाट्य अधिकार की झलक थी। मुझे खेद है, लेकिन चेयरमैन को हटाने का आपका ये प्रस्ताव अभी रोकना पड़ेगा। शूमोची के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया, मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्लाया, लिंग फेंग, ये सोंग ग्रुप की शेयर धारकों की मीटिंग है। तुम तो फेंग शिंग से हो, तुम्हें यहाँ जबरदस्ती घुसने का क्या हक है? इन्हें बाहर निकालो। अच्छा, मैंने एक ठंडी व्यंग्य भरी हंसी हंसी। मेरी नजरें बर्फ की तरह ठंडी और तेज धार वाले ब्लेड जैसी वांग याजी और शू मोची पर घूम गई। सुश्री सोंग जीवेई के पूरी तरह से अधिकृत विशेष प्रतिनिधि के तौर पर और एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसे इस समूह पर कॉर्पोरेट जासूसी, इनसाइडर ट्रेडिंग और बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी का शक है, मैं जानबूझकर रुका। मेरी नजरें आखिरकार वांग याजी पर जाकर टिक गईं, जिसने अचानक ऊपर देखा था, और एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो एक ऐसे हत्या के मामले में अहम सुराग और कड़ियां मुहैया करा रहा है जिसे सालों से दबाकर रखा गया था। मुझे लगता है कि मुझे और मेरे साथ मौजूद अधिकारियों को आज की बैठक में दखल देने का पूरा अधिकार है। वांग याजी की उंगलियां जो प्रार्थना की माला फेर रही थीं, तुरंत थम गईं। उसने मेरी तरफ ऐसी तीखी और जहरीली नजर से देखा जैसे कोई सांप देख रहा हो। फिर उसने झटके से अपना सिर शांत चेहरे वाली सोंग जीवेई की तरफ घुमाया। पहली बार उसके चेहरे पर ऐसा सदमा, गुस्सा और घबराहट दिखाई दी जिसे छिपाना नामुमकिन था। सोंग जीवेई ने अपनी माँ की उस रूह कंपा देने वाली घूराहट का सामना बिना पीछे हटे किया। उसकी आंखों में सिवाय एक ठंडे पक्के इरादे के और कुछ नहीं था। सुवान आगे बढ़ी, अपना एनक्रिप्टेड टैबलेट खोला और उसे तेजी से कमरे की मुख्य स्क्रीन से जोड़ दिया। एक एक करके ठोस सबूत सभी शेयर धारकों के सामने व्यवस्थित ढंग से पेश किए जाने लगे। पहला सबूत, कागजों का एक पूरा सिलसिला जिससे पता चलता था कि वांग याजी ने विदेशों में बनी फर्जी कंपनियों के एक बेहद जटिल नेटवर्क का इस्तेमाल करके सालों पहले हुए कार हादसे में शामिल ड्राइवर के परिवार को कई बार बड़ी रकम हश मनी दी थी। इसकी टाइमलाइन, समय सीमा, ड्राइवर के जेल से छूटने और उसके परिवार के अचानक अमीर हो जाने के समय से पूरी तरह मेल खाती थी। दूसरा सबूत, शूमोकी, सोंग डेमिंग और वांग याजी की अलग अलग छिपी हुई जगहों पर गुपचुप मुलाकात करते हुए खींची गई हाई डेफिनेशन तस्वीरें। साथ ही एक ऑडियो क्लिप भी थी जिसे बैकग्राउंड के शोर को हटाने के लिए साफ किया गया था, जिसमें वे सोंग परिवार की संपत्ति को आपस में कैसे बांटा जाए और सोंग दाहुआ को कैसे फंसाया जाए, इस बारे में बात कर रहे थे। तीसरा सबूत, वित्तीय प्रमाण और ट्रांसफर रिकॉर्ड जो ये साबित करते हैं कि वांग याजी और सोंग डेमिंग ने अपनी अपनी पदों का दुरुपयोग करते हुए अंदर से मिलकर काम किया और संभावित पक्षों के साथ लेन देन के जरिए सोंग ग्रुप की मुख्य संपत्तियों का बेरहमी से गबन किया। चौथा सबूत, इस बात का प्रमाण कि शूमोकी ने सोंग जीवे के करीब होने का फायदा उठाते हुए सोंग ग्रुप से कई अहम व्यापारिक गुप्त फाइलों
फाइलें चुरा ली। इसमें उसकी एनक्रिप्टेड चैट लॉग और बातचीत के सारांश शामिल थे, जिनसे पता चलता है कि वो इन रहस्यों को किसी विदेशी प्रतिस्पर्धी को बेचने की कोशिश कर रहा था। अंत में मेरी माँ लिन वानिकसिंग की तस्वीर, जो शांत लेकिन दृढ़ दिख रही थी, एक बार फिर स्क्रीन पर उभरी। इसके साथ ही उनकी मृत्यु से ठीक पहले लिखे गए शोध नोट्स की एक तस्वीर भी बगल में दिखाई दे रही थी। सुश्री वांग याजी, मैंने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा। मेरी आवाज साइबेरिया बर्फीले तूफान की तरफ ठंडी थी और मेरा हर एक शब्द कमरे में मौजूद हर व्यक्ति पर हथौड़े की तरफ चोट कर रहा था। सालों पहले मेरी माँ सुश्री लिन वानिकसिंग के साथ हुई उस जानलेवा कार दुर्घटना के संबंध में और इन सभी सबूतों को देखते हुए क्या आप कुछ और कहना चाहेंगी? क्या आपके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ है? सोंग परिवार पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए और मेरी माँ के पास मौजूद उस अहम तकनीकी डेटा को चुराने के लिए जिससे शायद आपकी अपनी स्थिति को खतरा हो सकता था। आप इतनी ज्यादा मानसिक रूप से विकृत हो चुकी थी कि आपने मिलकर एक कार दुर्घटना की साजिश रची और उन्हें मार डाला ताकि आप वो डेटा चुरा सके। फिर मेरी नजर शू मोकी की ओर घूमी, जिसका चेहरा राख की तरह सफेद पड़ चुका था। और तुम शू मोकी, तुम्हारे पिता शेनमिंग युआन उस समय व्यापारिक जंग इसलिए हार गए थे क्योंकि वे अक्षम और भ्रष्ट थे, और तुम तो उनकी ही विरासत को आगे बढ़ा रहे हो। तुमने तो उन्हें भी पीछे छोड़ दिया, अपनी पहचान छिपाकर, लोगों की भावनाओं से खेलकर, व्यापारिक रहस्य चुराकर और यहाँ तक कि एक मासूम बच्चे को भी अपने बदले और मुनाफे के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके। तुमने जो किया है वो तुम्हारे पिता के कृत्यों से भी कहीं ज्यादा घिनौना है। तुम्हारी नैतिकता का तो कोई स्तर ही नहीं है। सबूत इतने पुख्ता थे कि उनमें कोई कमी नहीं थी। हर एक सबूत एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ा हुआ था। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। एक के बाद एक सामने आ रही उन भयानक सच्चाइयों को सुनकर हर कोई पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। वांग याजी अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ी हो गई। अत्यधिक क्रोध और भय के कारण उसकी सजी संवरी उंगलियां बुरी तरह से कांप रही थी। वह अब अपनी बनावटी शांति को और ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख सकी। उसने सोंग सीवई की ओर उंगली उठाई। उसकी आवाज तीखी और विकृत हो चुकी थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये सब तुमने किया है। तुमने उस छोटे से धोखेबाज ने जो बाहर वालों के साथ मिलकर साजिश रच रहा था। मुझे तुम्हें कभी जन्म ही नहीं देना चाहिए था। सोंग डेमिंग, जो किसी भूत जैसा दिख रहा था, अपनी कुर्सी पर ढह गया और पत्ते की तरह कांपने लगा। उसकी पैंट पर एक गहरा गीला दाग भी फैल रहा था। डर के मारे उसने सचमुच अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया था। शू मोकी की आंखें किसी फांसे हुए जानवर की तरह पागलों जैसी लग रही थीं। वह लगातार चिल्लाता रहा, ये सब एक साजिश है, ये सब झूठा है। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जिन अधिकारियों को सुवान और मैं अपने साथ लाए थे उन्होंने तुरंत उसे दबोच लिया और उसके हाथों में ठंडी हथकड़ियां डाल दी। माँ सोम जीवे ने वांग याजी की तरफ देखा, जो अब पागलों जैसी लग रही थी और अपनी सारी नजाकत खो चुकी थी। आखिरकार उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह निकले, लेकिन उसकी आवाज, हैरानी की बात है कि एकदम साफ और ठंडी थी। उसमें किसी ऐसे इंसान का पक्का इरादा झलक रहा था जो अपने सारे पारिवारिक रिश्ते तोड़ रहा हो। ये तुमने ही मुझे सिखाया था, जब तुम कुछ गलत करते हो तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अब तुम लोगों के लिए उन सभी गलत कामों की कीमत चुकाने का समय आ गया है जो तुमने किए हैं। इसके बाद पुलिस और रेगुलेटर्स ने वहां मौजूद सभी लोगों की खामोश निगाहों के बीच औपचारिक रूप से कमरे में प्रवेश किया। वे पूरी तरह से लकवाग्रस्त भूत जैसी शक्ल वाले सोंग डेमिंग को ले गए। वे जोर शोर से हाथ पैर मारते, लगातार गालियां बकते शू मोकी को ले गए और वे वांग याजी को भी ले गए, जो ऐसी लग रही थी मानो उसकी आत्मा पल भर में ही खींच ली गई हो। उसकी आंखें खाली थीं और उसने एक भी शब्द नहीं कहा। अब उनका इंतजार कानून का सख्त फैसला और सलाखों के पीछे बिताया जाने वाला एक लंबा समय है। वांग याजी, सोंग डेमिंग और शू मोकी को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और जांच के लिए ले जाया गया। इसने संभ्रांत वर्ग में एक अभूतपूर्व महाभूकंप ला दिया, जिसके झटके लगातार महसूस किए जा रहे थे। कभी गहरी जड़ें जमाए बेहद ताकतवर रहा सोंग परिवार रातों रात बिखर गया। जब कोई दीवार गिरने वाली होती है तो हर कोई उसे एक धक्का जरूर देता है। जैसे जैसे जांच गहरी होती गई, कॉर्पोरेट अपराधों, वित्तीय धोखाधड़ी, गबन और यहाँ तक कि सालों पहले लिन यू की कार दुर्घटना से जुड़े हत्या के संदेह में उनकी संलिप्तता के सबूतों की कड़ी धीरे धीरे पूरी और अकाट्य होती गई। अब उनका इंतजार कानून की सबसे कठोर सजा है। शेयर धारकों की बैठक में हुए इस क्रूर गृह युद्ध के बाद सोंग जीवे ने अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति और सहन शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सोंग ग्रुप के बचे खुचे और बिखरते हिस्सों को तेजी से संभाला। उसने तेजी से और कड़े कदम उठाए। उसने कई गैर जरूरी और खराब संपत्तियों को बेच दिया और फालतू के विभागों व कर्मचारियों की छटनी करके भारी कटौती की, ठीक वैसे ही जैसे शरीर को पचाने के लिए किसी एक अंग को काटना पड़ता है। हालांकि सोंग ग्रुप का मौजूदा आकार अब उस समय के मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरता जब वांग याजी और अन्य लोग वहां थे और
उनकी पुरानी प्रतिष्ठा भी अब खत्म हो चुकी है। फिर भी वह किसी तरह इसे बिखरने से बचाने में कामयाब रही। उसने पूरी तरह से दिवालिया होने और कंपनी के बिक जाने लिक्विडेशन के बुरे हश्र से इसे बचा लिया और इसकी नींव का एक छोटा सा हिस्सा सुरक्षित रख लिया। 1 महीने बाद वह पहले से तैयार किया हुआ एक शेयर हस्तांतरण समझौता लेकर एक बार फिर मेरे दफ्तर आए। ये सॉन्ग ग्रुप के 30% शेयर है। ये अभी मेरे नाम पर है और ये संपत्ति का वह सबसे साफ सुथरा कानूनी पचड़ों से मुक्त हिस्सा है जिसे मैं किसी और को दे सकती हूँ। उसने वह दस्तावेज मेरे सामने रख दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो किसी ऐसे इंसान के चेहरे पर नजर आती है जिसने जीवन मरण के किसी कठिन इम्तिहान को पार कर लिया हो और जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया हो। उसके चेहरे पर राहत और गहरी थकावट दोनों के ही भाव झलक रहे थे। ये कोई दान नहीं है और न ही कोई मुआवजा, यह वह कर्ज है जो मेरी माँ वांग याजी पर लिन यू का है। यह वह कर्ज है जो सोंग परिवार पर आपके लिन परिवार का है। अगर आपने वे अहम सबूत न दिए होते और अगर आपने आखिर में थोड़ी सी रहमदिली न दिखाई होती तो मैं उन्हें कभी हरा नहीं पाती। सोंग परिवार शायद पूरी तरह से उन भेड़ियों के हाथों में चला गया होता। वे उसे तब तक नोच नोच कर खा जाते जब तक कि उसकी हड्डियां भी न बचती। शायद मेरे पिता भी अब तक जिंदा न बचते। वह थोड़ी देर रुकी और उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। आप इन शेयरों के हकदार हैं, प्लीज आपको इन्हें स्वीकार करना ही होगा। मैंने उसकी तरफ देखा और तुरंत वह भारी भरकम दस्तावेज अपने हाथ में नहीं लिया। मेरे सामने बैठी सोंग जीवाई का सारा ग्लैमर जैसे धुल गया था। उसने अपनी सारी बेसब्री और घमंड उतार फेंका था। उसकी आंखों में एक नई स्थिरता थी, जिम्मेदारी का एहसास था और दुनिया की थकावट से भरी एक गहरी उदासी थी। सोंग ग्रुप को राख से फिर से जन्म लेने के लिए एक पूरी तरह से नए रूप की जरूरत है। तुम एक बड़े शेयर होल्डर के तौर पर फैसले लेने में हिस्सा ले सकते हो या फिर सिर्फ डिविडेंड के लिए शेयर अपने पास रख सकते हो। तुम्हारी जो मर्जी हो। उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। उसकी आवाज में पूरी ईमानदारी थी। अभी मुझे बस यही एक तरीका सूझ रहा है। अतीत की गलतियों का थोड़ा बहुत ही सही पर प्रायश्चित करने का यही एक रास्ता है। मैं कुछ देर तक चुप रहा। आखिरकार मैंने उस समझौते पर अपने दस्तखत कर दिए। ये माफी देना नहीं था। अतीत में जो नुकसान हो चुका था उसे मिटाया नहीं जा सकता था। ये एक तरह का प्रतीकात्मक अंत था जिसका मतलब था कि पुरानी सारी रंजिशें, सारा प्यार और सारी नफरत सब कुछ एक ही पल में एक खूनी और निर्णायक मोड़ पर आकर खत्म हो गए थे। शेयरों और पूंजी का ये भारी भरकम निवेश मुझे अपनी माँ की आखिरी इच्छा डॉन चैरिटी ट्रस्ट फंड को और भी बेहतर तरीके से और कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने और पूरा करने का मौका देगा। जिंदगी तूफानी समंदरों का सामना करने के बाद आखिरकार पूरी तरह से पटरी पर लौटती हुई लग रही थी। एक विशालकाय हस्ती और पूरे उद्योग के लिए एक मिसाल। सू वान के साथ मेरा रिश्ता इतने सारे तूफानों का मिलकर सामना करने के बाद और भी गहरा और अटूट हो गया था। वह सिर्फ मेरी कानूनी पत्नी और मेरी सबसे काबिल बिजनेस पार्टनर ही नहीं थी बल्कि मेरा एकमात्र भावनात्मक सहारा और मेरी सुरक्षित पनाहगाह भी थी। हमने डॉन चैरिटी ट्रस्ट फंड के लिए जरूरी तैयारियों पर काम शुरू कर दिया। हमने यह योजना बनाई कि कंपनी के सालाना मुनाफे का एक तय हिस्सा लगातार निवेश किया जाएगा ताकि देश विदेश के गरीब इलाकों में बच्चों की शिक्षा के लिए और साथ ही बुनियादी स्वास्थ्य सेवा और विज्ञान से जुड़े कार्यक्रमों के लिए एक व्यवस्थित और बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद दी जा सके। इस तरह हम अपनी माँ की इच्छा को सचमुच हकीकत में बदलने वाले थे। सब कुछ इतना बेहतरीन लग रहा था, नई उम्मीदों और एक सुखद ऊर्जा से भरा हुआ, जब तक कि वह दिन नहीं आ गया। एक बेहद ही शालीन दिखने वाला व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 60 साल रही होगी, अपॉइंटमेंट की कई सारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए फेंगशिंग के मुख्यालय की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित मेरे दफ्तर के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ और उसने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपना परिचय मिस्टर चान के रूप में दिया। सू वान के गोद लिए हुए पिता, वह मेरी माँ लिन वान किंग के उन बहुत कम गहरे और वफादार पुराने दोस्तों में से एक थे जो उनके जीवित रहते उनके राजदार थे। लिंग बीच में टोकने के लिए माफी चाहता हूँ। मिस्टर चैन ने मुझे एक पुराना सा दिखने वाला बक्सा थमाया जिसमें से चंदन की हल्की सी महक आ रही थी। उनके चेहरे पर गंभीरता थी जिसमें थोड़ी सी उदासी भी झलक रही थी। ये वह चीज है जो वान शिंग, तुम्हारी माँ ने अपनी मौत से ठीक पहले अपनी अंतिम सांसें लेते हुए मुझे खुद सौंपी थी और कहा था कि इसे सुरक्षित रखना। उन्होंने उस समय कहा था कि अगर कभी ऐसा दिन आए जब तुम सचमुच अपनी काबिलियत के दम पर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और नफरत की खाई में ना खोकर आखिर में दया, माफी और जिम्मेदारी उठाने का रास्ता चुनो, तो जब तुम्हारी जिंदगी स्थिर हो जाए और तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाए तब मैं ये बक्सा तुम्हें दे दूं। ना जाने क्यों मेरे दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई। मैंने दोनों हाथों से वह भारी बक्सा उठा लिया। जब मैंने उसे खोला तो उसके अंदर ना तो कोई बिजनेस के दस्तावेज थे और ना ही कोई गहरी तकनीकी जानकारी। इसके बजाय उसमें कुछ अच्छी तरह से संभाली हुई पुरानी तस्वीरें थी, कुछ पीले पड़ चुके खत थे जो सुंदर लिखावट में लिखे गए थे और एक बहुत ही मजबूती से बंद किया हुआ
हुआ क्राफ्ट पेपर का लिफाफा था। तस्वीरों में मेरी माँ की जवानी की अकेली तस्वीरें थी और कुछ ऐसी तस्वीरें भी थी जिनमें वह एक सौम्य सी दिखने वाली महिला के साथ बहुत करीब खड़ी थी, जिसके चेहरे के हाव भाव बाद में मुझे पता चला कि सू वान से काफी मिलते जुलते थे। वह मिस चेन वान रू थी। एक और तस्वीर थी जिसमें मेरी माँ खिड़की के पास बैठी हुई थी और उनकी गोद में कपड़ों में लिपटा हुआ एक छोटा सा बच्चा था। मेरी माँ की आंखों में माँ का प्यार, ममता और एक बेहद गहरी, असीम उदासी और बिछड़ने का दर्द झलक रहा था। और उस बच्चे के चेहरे के हाव भाव बिल्कुल सू के बचपन की तस्वीरों जैसे ही थे। एक अजीब और डरावना एहसास किसी ठंडे जहरीले सांप की तरह अचानक मेरे दिल से लिपट गया। मेरे हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। खुद पर कोई काबू न रहते हुए मैंने वो बंद लिफाफा उठा लिया। उसे फाड़कर खोलने के लिए मुझे अपने शरीर की लगभग सारी ताकत लगानी पड़ी ताकि मेरे हाथ कांपे नहीं। उसके अंदर एक खत था जिसे मेरी माँ ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अपने हाथों से लिखा था। बीमारी की तकलीफ और कमजोरी की वजह से उनकी लिखावट थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी और कमजोर लग रही थी, लेकिन हर अक्षर साफ साफ पढ़ा जा सकता था। फांग, मेरे बच्चे, जब तक तुम ये खत पढ़ोगे तब तक तुम्हारी माँ इस दुनिया से जा चुकी होगी। कुछ सच मेरे दिल में बहुत लंबे समय से दबे हुए हैं। वे एक भारी चट्टान की तरह मुझे कुचल रहे हैं जिससे मेरा दम घुट रहा है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें ये बात बता दूं। ये बात शायद तुम्हें कड़वी लगे, लेकिन तुम्हें ये जानने का पूरा हक है। सू वान के वो मेरी पुरानी सहेली चेन वान रू की सगी बेटी नहीं है, वो तुम्हारी सगी बहन है। वो बेटी जिसे मैंने 10 महीने अपनी कोख में पाला था, वह तुम्हारी सौतेली बहन है। उस समय मैं बहुत कम उम्र की थी और लोगों को परखने की समझ मुझमें नहीं थी। मैं एक गलत इंसान के संपर्क में आ गई और मुझे एक ऐसे विश्वासघात का सामना करना पड़ा जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। जब तक मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ तब तक वह इंसान मेरी जिंदगी से बहुत दूर जा चुका था। मुझे वान वान को अकेले ही जन्म देना पड़ा। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि लिन परिवार की इज्जत पर कोई दाग न लगे और साथ ही वान वान की हिफाजत हो सके, ताकि वह गपशप और अफवाहों से दूर एक स्वस्थ और सामान्य माहौल में पल बढ़ सके। मैंने बड़े ही भारी मन से उसे उस इंसान के हवाले कर दिया जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, मेरी सबसे अच्छी दोस्त चेन वान रू। उसने अभी अभी अपनी बेटी को खोने का दर्द झेला था। मैंने उसे वान वान को पालने पोसने की जिम्मेदारी सौंपी और वान को उसके परिवार का सरनेम रखने की इजाजत दे दी। मैंने वान वान को जिंदगी तो दी, लेकिन उसे पालने पोसने में एक भी दिन नहीं बिताया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस और दर्द है। जब भी मैं वान के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल टूट जाता है। मैंने डॉन फंड का विचार तुम्हें इसलिए सौंपा ताकि तुम इस दौलत का इस्तेमाल जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए कर सको, लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी स्वार्थी उम्मीद भी छिपी थी। मुझे उम्मीद थी कि अगर कभी किस्मत ने तुम भाई बहनों को मिलाने का कोई जरिया बनाया और तुम एक दूसरे को पहचान गए तो तुम इस साझा सोच और नेक काम के जरिए एक दूसरे का सहारा बन सकोगे और मिलकर मेरी इस इच्छा को पूरा कर सकोगे। शायद इस तरह मैं एक नाकाबिल माँ होने के नाते वान का जो थोड़ा बहुत कर्जदार हूँ और तुमसे ये बात छिपा कर रखने का जो दोष मुझ पर है उसकी थोड़ी बहुत भरपाई हो सकेगी। वान रू को दोष मत देना। उसने वान को अपनी सगी बेटी की तरह पाला और उसे अपना सारा प्यार दिया, और किस्मत को भी दोष मत देना। आज जो हालात बने हैं वे उस दौर और माँ की अपनी गलतियों की वजह से ही पैदा हुए हैं। वान वान का भी ख्याल रखना और अपना भी। माँ तुम दोनों से हमेशा प्यार करती रहेंगी। माँ। वान किंग के अंतिम शब्द। पत्र मेरे पूरी तरह से बेबस हाथों से फिसलकर चुपचाप महंगे कालीन पर गिर पड़ा। मेरा पूरा शरीर ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी आत्मा और मेरा सारा सहारा पल भर में छिन गया हो। मैं वहाँ लकवाग्रस्त खड़ा रहा। मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था। ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया मेरी आंखों के सामने ढह रही हो, लाखों टुकड़ों में बिखर रही हो और हर एक टुकड़े में वे 2 खूनी शब्द भाई बहन झलक रहे हो। सुवान, सुवान, वह औरत जिसके साथ मैंने हर दिन बिताया, जिसके साथ बिस्तर साझा किया, मेरी आत्मीय साथी, मेरी पत्नी, जिसने मेरी जान बचाई, असल में मेरी सगी बहन है। ये बेतुकापन, ये गहरा नैतिक आघात और अपराध बोध और आत्मघृणा की भावना मुझे सुनामी की तरह निकल गई, जिससे सांस लेना लगभग असंभव हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य बर्फीला हाथ मेरे दिल को कसकर निचोड़ रहा हो और फिर उसे बेरहमी से चीर रहा हो। दर्द असहनीय था। श्री चांद ने मेरी प्रतिक्रिया का अनुमान लगा लिया था। उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखें दया और बेबसी से भरी हुई थी। वान सिंह ने ये पत्र इस
उम्मीद से छोड़ा था कि जब सब कुछ शांत हो जाएगा और आपके दिल सच्चाई का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाएंगे तो आप जान जाएंगे कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा आपको कभी भी दर्द में नहीं देखना थी, बल्कि आप दोनों भाई बहन चाहे किसी भी रूप में हो एक दूसरे का सहारा बने और शांतिपूर्ण और सुखी जीवन जिए। मुझे नहीं पता कि मैंने श्री चांद को कैसे विदा किया और ना ही ये कि मैं भूत की तरह अंदर से पूरी तरह मृत घर तक गाड़ी चलाकर कैसे पहुंची। रास्ते में शहर की नियॉन लाइटें और ट्रैफिक धुंधले होकर प्रकाश के विकृत धब्बों में बदल गए। मेरी माँ के पत्र का हर एक शब्द मेरे दिमाग में धधकते हुए गर्म लोहे की तरह था। सुवान बैठक में फूल सजा रही थी और एक ऐसी धुन गुनगुना रही थी जिसे मैं नहीं जानती थी। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी खिड़की से उसके वान री पर पड़ रही थी, जिससे एक सुंदर और मनमोहक दृश्य बन रहा था। जब उसने मुझे पीली परी आंखों से जैसे मैंने अपनी आत्मा खो दी हो देखा तो वह चौंक गई। उसने जल्दी से फूल नीचे रखे और मेरे पास दौड़ी। लिंग फैंग, क्या हुआ? तुम बहुत बुरे दिख रहे हो। क्या कंपनी में कुछ बहुत बड़ा हो गया? उसकी आवाज में सच्ची परवाह और चिंता भरी थी। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। वे साफ चमकती आंखें, मेरी सबसे गहरी यादों में बसी माँ से उसकी हल्की सी समानता, उसके नैन नक्श और हाव भाव। पहले मैं इसे बस एक अद्भुत संयोग मानता था, जैसे कि यह किस्मत हो, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि ये हमारे साझा खून का एक अकाट्य निशान था, हमारे रगों में बहने वाला परिवार का अटूट बंधन। वह भारी दर्द और अपराध बोध जिसमें मैं डूब रहा था ने मेरे लिए खड़े रहना भी मुश्किल कर दिया था। मैं यह बात कैसे कहता, मैं उसे वह सच कैसे बताता, एक ऐसा सच जो इतना क्रूर था कि वह हमारी बनाई सारी खुशियों को तबाह कर देता और उन सारी चीजों को पूरी तरह से उलट पलट कर देता जिन्हें हम अब तक जानते और महसूस करते आए थे। वान वान, मेरी आवाज सूखी और कर्कश थी, टूटी हुई धोकनी जैसी, जिससे मुश्किल से ही कोई शब्द निकल पा रहा था। मैंने उसे खींचकर सोफे पर बिठाया। अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथों से मैंने माँ का वह दिल तोड़ने वाला खत और सबूत के तौर पर रखी वे पुरानी तस्वीरें उठाई और एक भारी कांपते हुए हाथ से उन्हें उसकी ओर बढ़ा दिया। सुवान थोड़ी उलझन में और कुछ हद तक बेचैन लग रही थी जब उसने खत उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो आगे पढ़ती गई उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे फीका पड़ता गया। वो भूत की तरह पीली पड़ गई, बिल्कुल मेरी ही तरह। उसकी उंगलियां जोर जोर से कांपने लगीं, जिन पर अब उसका कोई बस नहीं था। उसके हाथों में खत की सरसराहट की तेज आवाज गूंज उठी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू चुपचाप बह निकले। वे पीले पड़ चुके कागज पर गिरे और वहां गीले फैलते हुए दाग छोड़ गए। जब उसने खत की सबसे आखिरी पंक्ति पढ़ी तो ऐसा लगा जैसे वो पल भर में ही पूरी तरह से जम गई हो। फिर उसने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया और मेरी ओर घूरने लगी। उसकी आंखों में एक जबरदस्त अविश्वसनीय सदमा और उलझन भरी थी, साथ ही किस्मत के हाथों बेरहमी से मजाक उड़ाए जाने का एक ऐसा गहरा, बयान नहीं किया जा सकने वाला दर्द था जो उसकी हड्डियों तक में समा गया था। भाई, वो अनजाने में ही बुदबुदाई। उसकी आवाज टूट रही थी। जिस पल उसके मुंह से वो अजीब सा संबोधन निकला उसने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे वो जल गई हो। उसने जोर से अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। उसके आंसू किसी टूटे हुए बांध की तरह फूट पड़े और पल भर में ही उसका सुंदर चेहरा आंसुओं में डूब गया। पूरे कमरे में एक घुटन भरी मौत जैसी खामोशी छा गई। उस खाली जगह में सिर्फ उसके टूटे हुए बेकाबू सिसकने की आवाज गूंज रही थी, जिसे वो रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। हर सिसकी मेरे भी उतने ही टूटे हुए दिल पर चोट कर रही थी। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया, ऐसा लगा जैसे एक सदी बीत गई हो। धीरे धीरे वो अपने आंसू रोकने में कामयाब हो गई। थोड़ा थोड़ा करके उसने जोर से बार बार अपना चेहरा पोंछा। उसने मेरी तरफ देखा, हालांकि उसकी आंखें अभी भी लाल और सूजी हुई थी और उनमें अभी भी एक गहरा दर्द छिपा था। धीरे धीरे उसकी आंखों की गहराई से एक अजीब सी रोशनी उभरी जिसमें राहत और समझ का मेल था। उसकी आवाज अभी भी भावनाओं से भरी हुई थी, लेकिन साफ सुनाई दी और उस भयानक सन्नाटे में एक उम्मीद का आहट सुनाई दी। आटे को तोड़ दिया तो वो गहरी अनजानी नजदीकी और जुड़ाव जो हमने हमेशा महसूस किया वो इसलिए नहीं था कि हम सोलमेट थे, वो इसलिए था क्योंकि हम सगे भाई बहन हैं। मैंने दर्द और लगभग निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली और भारी मन से सिर हिलाया। इस बात को सिर्फ मान लेने से ही मुझे अपने ऊपर एक असहनीय बोझ और अपराध बोध महसूस हुआ। माँ, उन्हें कितना दर्द हुआ होगा, कितनी कश्मकश से गुजरना पड़ा होगा, सुवान ने धीरे से कहा। उसकी नजर हमारी माँ की उस फोटो पर पड़ी जिसमें उन्होंने एक बच्चे को गोद में लिया हुआ था। उसकी आंखें दिल के दर्द और समझ के एक मिले जुले भाव से भरी हुई थी। उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ सोचा, कितना कुछ इंतजाम किया। उन्होंने तो हमारे लिए भविष्य में एक दूसरे का सहारा बनने का रास्ता भी बना दिया था। वो खड़ी हुई और मेरी तरफ चलकर आई। कोई गले नहीं लगाया, कोई दिलासा देने वाले शब्द नहीं कहे। उसने बस अपना हथेली बढ़ाया और धीरे से लेकिन मजबूती से मेरा बर्फ जैसा ठंडा और अभी भी थोड़ा कांपता हुआ हाथ थाम लिया। उसका हाथ भी उतना ही ठंडा था, लेकिन उसने मुझे एक ऐसी ताकत दी जिसे नकारा
नहीं जा सकता था। अपने खून और परिवार का सहारा लिंग फेंग भाई, उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें साफ और स्थिर थीं, जैसे आंसुओं से धुलकर साफ हुए तारे हों। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, और यकीनन इसमें माँ की भी कोई गलती नहीं है। यह तो किस्मत का खेल था। किस्मत ने हमारे साथ एक मजाक किया। यह उस दौर और कुछ लोगों की वजह से हुई एक दुखद घटना है। हम बस एक दूसरे से ऐसे मिले जिसके किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। हमें इस दुनिया में अपना एकमात्र सगा परिवार मिल गया। ये किसी भी और चीज से ज्यादा जरूरी है ना? उसके शब्द रोशनी की एक हल्की लेकिन जिद वाली किरण की तरह थे, जो मेरे दिल में बसे गहरे न टूटने वाले अंधेरे, खुद से नफरत और निराशा को चीरकर बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो सही है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें कुछ भी पता नहीं था। किस्मत की लहरों ने हमें धकेलकर वहां पहुंचा दिया जहां हम आज हैं। तो फिर मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरा गला ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे रेगमाल से रगड़ दिया हो। मैं बाकी शब्द बोल ही नहीं पा रहा था, चाहे मैंने कितनी भी कोशिश क्यों न की हो। मैंने कोशिश की। अब हम क्या करें? हम एक दूसरे का सामना कैसे करें? हम दुनिया का सामना कैसे करें? जाहिर है हम भाई बहन हैं, उसने पक्के इरादे से कहा। उसने एक कड़वी फिर भी बेहद राहत भरी और दृढ़ मुस्कान दी। आज से हम इस दुनिया में एक दूसरे के सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद परिवार हैं। हम मिलकर माँ की इच्छा पूरी करेंगे। हम डॉन फंड को और बड़ा और बेहतर बनाएंगे, ज्यादा लोगों की मदद करेंगे और फेंगशिंग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। शायद यही वो अंत था जिसकी माँ मन ही मन सबसे ज्यादा उम्मीद करती थी, और ये हमारे लिए भी सबसे अच्छा अंत है। हमने फौरन तलाक के कागजात पूरे कर लिए, जिसमें हमने टाल न सकने वाली परिस्थितियां और एक बड़ी गलतफहमी को वजह बताया। ये प्रक्रिया शांतिपूर्ण, तेज और बिना किसी शोर शराबे के पूरी हुई। हम कानूनी तौर पर शादीशुदा जोड़े से वापस खून के रिश्ते वाले भाई बहन बन गए। ये बदलाव बहुत बड़ा और दर्दनाक था। ऐसा लगा जैसे उस मांस को जबरदस्ती फाड़कर अलग किया जा रहा हो, जो पहले ही एक दूसरे से जुड़ चुका था। लेकिन हम दोनों ने हिम्मत से इसका सामना करने और इसे समझदारी से स्वीकार करने का फैसला किया। हमने अपनी सारी ऊर्जा और भावनाएं अपने साझा कारोबार और समाज सेवा के कामों में लगा दी। हम एक दूसरे का सहारा बने और एक दूसरे पर निर्भर रहे। वह गहरा रिश्ता शुरुआती सदमे और दर्द से उबरने के बाद और भी ज्यादा मजबूत बन गया। एक कहीं ज्यादा पवित्र स्तर पर वह रिश्ता और भी गहरा और अटूट हो गया। एक साल बाद फेंगशिंग ग्रुप दुनिया भर के नई ऊर्जा और सामग्री, न्यू एनर्जी एंड मटेरियल्स के क्षेत्र में एक बेजोड़ दिग्गज बन चुका था और पूरे उद्योग को नई दिशा दिखा रहा था। डॉन चैरिटी ट्रस्ट भी बहुत अच्छे से चल रहा था। उसका विस्तार लगातार जारी था। उसने अब तक लाखों गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने में मदद की थी। इसने लोगों के बीच बहुत ज्यादा शोहरत और इज्जत कमाई है। ग्रुप के सह कप्तान और फंड के मुख्य मैनेजर होने के नाते सुवान और मैं ऊंचे तबके, बिजनेस की दुनिया और चैरिटी के क्षेत्र में बहुत इज्जतदार हस्ती बन गए। भाई बहन के तौर पर हमारी कहानी भी हमारे दायरे में एक जानी मानी, लगभग एक किंवदंती जैसी कहानी बन गई है। सोंग जीवेई ने सोंग परिवार की बची हुई सारी जायदाद को पूरी तरह से बदल दिया और उसे नए सिरे से व्यवस्थित किया। उसने सारी पुरानी भारी भरकम जायदाद और पुराने जमाने के प्रोडक्शन को बेच दिया और पूरी तरह से ऊंची क्वालिटी की सेवाओं, बारीकी से की जाने वाली मैन्युफैक्चरिंग और ऐसी सप्लाई चेन पर ध्यान दिया जो फेंगशिंग के काम को और बेहतर बनाती है। भले ही सोंग ग्रुप का आकार अब अपने सुनहरे दौर जितना बड़ा नहीं है, लेकिन उसके समझदारी भरे मैनेजमेंट की वजह से यह एक स्थिर और टिकाऊ रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उसने फिर कभी शादी नहीं की। उसने अपनी सारी ताकत और माँ जैसा प्यार अपने करियर और उस बच्चे पर लगा दिया। वो बच्चा जो उसका अपना खून नहीं था, लेकिन जिसे उसने अपने बच्चे की तरह ही पाला पोसा और उसकी देखभाल की। वो सुवान और मुझसे एक खामोश परिवार जैसा, लेकिन एक सही दूरी बनाए रखती है। जब भी हम किसी बड़े बिजनेस इवेंट या चैरिटी के जलसे में एक दूसरे से मिलते हैं, तो हम शांति से सर झुकाकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और जरूरत पड़ने पर बिजनेस से जुड़े कुछ जरूरी काम भी साथ मिलकर करते हैं। वो अपनी बाकी की जिंदगी खामोशी से और पूरी मजबूती के साथ अपनी पिछली गलतियों को सुधारने में बिता रही है और एक माँ तथा एक बिजनेस वुमन के तौर पर अपने सारे फर्ज निभा रही है। सू मोची पर कई तरह के आरोप साबित हुए, जैसे कि कंपनी की जासूसी करना, धोखाधड़ी करना, बिजनेस से जुड़ी गुप्त जानकारियां चुराना और झूठी गवाही देना, और उसे इन अपराधों के लिए एक बहुत लंबी सजा सुनाई गई। उस अंधेरी उम्मीदों से खाली जेल में रहते हुए उसे अपने वकील के जरिए ये पता चला कि उसके असली माता पिता यानी शेन परिवार, जिन्होंने उस जमाने में लिन परिवार को तबाह करने के लिए वांग याजी के साथ हाथ मिलाया था, वे कुछ ही समय बाद वांग याजी के लिए बेकार हो गए थे, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा राज पता चल गए थे। बेरहम वांग याजी ने उन्हें झूठे केस में फंसाया और उन्हें बाहर निकाल दिया। आखिर में घोर गरीबी और पछतावे में
में डूबकर उन दोनों की बहुत ही दुखद हालत में मौत हो गई। जब उसे ये कड़वी सच्चाई पता चली तो उस ठंडी जेल में उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। उसे बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया और अब वो अपनी बाकी की जिंदगी अंतहीन पछतावे, मानसिक पीड़ा और जेल की सलाखों के पीछे ही बिताएगा। मेरी माँ लिन वान किंग की अन्यायपूर्ण मौत को आखिरकार एक खूनी लेकिन पूरी तरह से न्याय संगत अंत मिला। जब वांग याजी ने जेल में रहते हुए अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए तो एक और खिली खिली हवादार दोपहर में सु वान, सु वेई और मैं, हम तीनों फेंगशिंग के हेडक्वार्टर की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने शानदार ऑफिस में एक दूसरे के बगल में खड़े थे। हमने नीचे हलचल भरे लगातार बदलते शहर की ओर देखा जो जीवन और ऊर्जा से लबालब था। देखो भाई, दक्षिण पश्चिमी पहर आड़ू में डॉन प्रोजेक्ट द्वारा बनाया गया 10th होप एलिमेंट्री स्कूल, जो कि सबसे बड़ा स्कूल भी है, अगले महीने आधिकारिक तौर पर बनकर तैयार हो जाएगा और खुल जाएगा। सुवान ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट और साइट की उन तस्वीरों की ओर इशारा किया जो अभी अभी उसके टैबलेट पर आई थी। उसके चेहरे पर संतुष्टि की एक सच्ची गर्मजोशी भरी मुस्कान खिली हुई थी। उस मुस्कान में भविष्य के लिए कितनी ही आशा और शक्ति छिपी थी। मैंने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मेरा हृदय उस शांति से भर उठा जो किसी तूफान का सामना करने के बाद मिलती है, राहत और अनगिनत भावनाओं से भरा हुआ। हम सबने परिवार के बिखरने, प्रेमी के धोखे, बदले की आग और उजागर हुए रहस्यों के जबरदस्त सदमे को झेला था। हमने इंसानी फितरत के सबसे बुरे पहलू और दुनिया की ठंडक देखी है, लेकिन आखिरकार हमें मन की शांति और जिंदगी में अपनी असली दिशा और कीमत मिल गई। हाँ, मैंने धीरे से जवाब दिया। मेरी नजरें नरम थी। माँ स्वर्ग से नीचे देखकर कितनी गर्व और खुश होंगी। नफरत कभी उस ईंधन की तरह काम करती थी जिसने मुझे और मजबूत बनने, लड़ने, जिंदा रहने के लिए प्रेरित किया। लेकिन यह प्यार, जिम्मेदारी और माफी ही थी जिसने आखिरकार सु वान और मुझे एक दूसरे को खोजने, मन की सच्ची शांति और जिंदगी में अपनी जगह पाने में मदद की। अभी भी एक लंबा रास्ता बाकी है और मेरी बहन सु वान और मैं अपनी माँ लिन वान किंग के गहरे प्यार और उनकी आखिरी इच्छा को साथ लेकर चलेंगे। कुछ ऐसा जो सिर्फ खून से बढ़कर हो। एक दूसरे का साथ देंगे, मजबूती से और उम्मीद से भरे हुए आगे बढ़ेंगे।